Hi investors, welcome to SOIC. So in today's session we have with us Mr. Digant Tharia. तो बेसिकली दिगंत सर के साथ हमने पास्ट में भी 2 वीडियोस करे। तो जब हमने 2021 में वीडियो करा था तो आई रिमेंबर दैट वीडियो वेरी क्लियरली। तो सर ने पूरे सेक्टर को बैंकिंग फाइनेंस के बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाया था। एंड पूरी की पूरी ऑडियंस जब भी मैं किसी इवेंट पे जाता हूँ तो सब उस सेशन को याद रखते हैं, क्योंकि एवरीवन रिमेंबर्स कि इतनी इजी वे में किसी ने मतलब बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर सिखाया था। एंड बैक देन वी डिस्कस बिजनेसेस लाइक चोलामंडलम, मुथूट फाइनेंस एंड नंबर ऑफ कंपनीज व्हिच आर वेरी एक्सट्रीमली हाई इन क्वालिटी। देन हमने सर के साथ आज से 12 to 18 मंथ्स पहले एक सेशन करा था मेटल्स एंड माइनिंग में, जहाँ पे सर ने काफी सारी डिफरेंट बिजनेसेस की बात करी थी, फ्रॉम साडा एनर्जी टू अदर कंपनीज वेयर नाउ द नॉन लीनियर प्रॉफिटेबिलिटी है वो लोगों को दिखने लगी है। And in today's session, what we'll be doing is that we'll be having a session on NBFCs, banks, and the next upcycle. कि अगर next upcycle आती है तो how to prepare ourselves. And in total, I think sir will be discussing today 40 to 45 companies across different segments. And इस cycle के लिए as investors हम अपने आप को कैसे pre-position कर पाए. That is the idea of this entire webinar. And entire webinar का idea ये क्या है कि आप अपने साथ मतलब एक जो पेन एंड नोटबुक जरूर लेके बैठना, बिकॉज यू विल लर्न अ लॉट, कि आपको एक फ्रेमवर्क समझ आएगा कि एनबीएफसी और बैंकिंग साइकिल आप कैसे प्ले कर सकते हैं। सो ओवर टू यू सर। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड गुड टू बी बैक। दिस इज़ द थर्ड टाइम एसओआईसी के साथ। तो आई थिंक इस बार हम बेसिक्स के थोड़ा आगे जाएंगे इश्मोहित। जैसे हमने 2021 वाले सेशन में पूरा फ्रेमवर्क उस पे हमने ऑलमोस्ट 70 कंपनीज करी थी कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ गुड बैंक एंड अ गुड एनबीएफसी। अभी हम इस बार थोड़ा सा अलग करेंगे कि जैसे एक अच्छी कंपनी तो हमेशा अच्छी ही होती है, पर उसमें भी साइकिल्स आते हैं, उसमें भी पीरियड्स ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंस आता है और पीरियड ऑफ बैड परफॉर्मेंस आता है। बुरी कंपनियों में वो पीरियड ज्यादा एम्पलीफाइड होता है। तो इस बार है ना, हम वो साइकिल समझने की कोशिश करेंगे कि वेर आर वी इन द साइकिल फॉर ईच सब सेगमेंट। करीब 7 अलग अलग सब सेगमेंट्स है, मिला के 45 कंपनीज है। तो आई थिंक ओवर नेक्स्ट 1.5 आवर्स हम उसको कवर करने की ट्राई करेंगे। तो ये एकदम करंट कॉन्टेक्स्ट के लिए रेलेवेंट होगा। अगर किसी को बेसिक्स, बहुत ही बेसिक्स जानना है, तो वो जो इश्मोहित पुराना वाला वीडियो है वो भी आप लिंक पे कभी शेयर कर देना, तो लोग वो बेसिक्स कर सकते हैं। और फिर ये सेशन को हम थोड़ा सा एडवांस मानेंगे, क्योंकि हम एग्जैक्टली साइकिल्स और अब क्या हो सकता है वाली बातें करेंगे। सर डन सर, मैं भी पेन और नोटबुक लेके बैठ रहा हूँ सर। आई एम ऑल्सो पर्सनली वेरी एक्साइटेड। तो ओवर टू यू सर कम्प्लीटली। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। ग्रीन एज के बारे में थोड़ा बहुत बाद में, एंड में हम बात करेंगे। पहले हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि हम जो भी बात करेंगे ये एजुकेशनल पर्पस है। इस मोहित के चैनल पे वैसे ही एजुकेशन वाली चीजें होती है। हम यहाँ जो भी कंपनीज की बात करते हैं तो आप उसको बिजनेस के एस्पेक्ट से, मतलब हम जब भी बोलेंगे कि ये कंपनी अच्छी है, मतलब उनका बिजनेस बड़ा स्ट्रांग है, दैट इज व्हाट यू हैव टू ट्रीट। बाकी हम भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स है, इसमें से काफी सारे स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेड होंगे, हमारे खुद के पास होंगे। अब हर चीज को हर चीज का डिस्क्लेमर लेके ही चलिए कि वी हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया, इन सेक्टर्स, इन कंपनीज। तो विद दिस डिस्क्लोजर आई विल स्टार्ट। तो जैसे हम कहते हैं कि एक अच्छी साइकिल आने वाली है, तो व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन। जैसे हम जब भी कॉलेज डेज में होते थे, तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती थी कि डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करती है कि साइकिल कैसी है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है, तो वी से के अच्छी साइकिल है। एंड सिमिलरली जब भी डिमांड वीक है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि यार वीक साइकिल है, क्योंकि ना प्राइसिंग मिलेगा, ना आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो ये साइकिल की एक बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग रही है हमारी। बट टुडे लेट्स ट्राई टू डू इट फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। मतलब मेनली हम एनबीएफसीज की ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि एनबीएफसीज में एक थोड़ा जोरदार साइकिल आने वाला है। बैंक्स, काफी सारे बैंक्स बहुत बड़े हो गए हैं, तो उसमें इतना जोरदार साइकिल आने का चांस कम ही है, तो उनकी हम कम बात करेंगे। हम ज्यादा बात एनबीएफसीज की करेंगे, जहां वी फील के अगले 12 से 18 महीने में एक अच्छी साइकिल आ सकती है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज नाउ नो के एनबीएफसी बैंकिंग ये सेक्टर क्या होता है, एकदम रेगुलेशन हैवी सेक्टर है। ये एफएमसीजी या कंज्यूमर, ये सब इतना ज्यादा हेवीली रेगुलेटेड सेक्टर नहीं है, चाहे वो टेक हो गया। तो यहाँ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी साइकिल की जो फर्स्ट लेग हम कहते हैं, तो उसको हम रेगुलेटरी साइकिल कहते हैं, कि भैया रेगुलेटर क्या सोच रहा है। तो इंडिया में जैसे आप देखेंगे ना, 2023 एंड 2024 में रेगुलेटर काफी डर रहा था कि पर्सनल लोन्स में बबल हो जाएगा, माइक्रो फाइनेंस में बबल हो जाएगा,
गोल्ड लोन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रेगुलेटर ने कंटिन्यूअसली साइकिल को टाइटन किया, इतना टाइटन किया कि एवरी कंपनी लाइक राइट फ्रॉम बजाज फाइनेंस टू पिरामल टू आईआईएफएल टू जेएम फाइनेंशियल टू ऑल दीज माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, हर किसी की पिटाई हुई। मतलब हर किसी के लिए आरबीआई रेगुलेशन टाइट कर रहा है। रेगुलेशन टाइट करने का मतलब होता है कि वो ग्रोथ पे रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं, वो आपको कितना कैपिटल यूज करना है, आप क्या रेट पे लेंड करोगे, काफी सारी चीजों पे आरबीआई अपना व्यूज और अपने रूल्स डाल सकता है। तो जब भी रूल्स टाइटन होते हैं तो कंपनीज को तकलीफ होती है, एंड विच इज व्हाट वी एग्जैक्टली सॉ। अब 2023-24 देखिए, ये सारे एनबीएफसीज के लिए इट हैज बीन अ वेरी टफ पीरियड, चाहे वो बजाज लार्ज कंपनी लाइक बजाज फाइनेंस ले लो या छोटी से छोटी कंपनी लाइक अरमान फाइनेंशियल ले लो। तो आज हम पूरी ब्रेथ डिस्कस करेंगे, 6 लाख करोड़ मार्केट कैप कंपनी से लेके 2000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी। तो साइकिल बड़ा टाइट था। फिर तो आप कहीं देखोगे तो अराउंड February 2025 आरबीआई गवर्नर बदले, और जो नए आरबीआई गवर्नर है उनको एक नया मैंडेट है कि इंडिया की ग्रोथ बड़ी स्लो हो गई है और ये ग्रोथ को हमें किसी तरह से रिवाइव करना है। तो आप देखोगे कि February 25 में पहली बार इंटरेस्ट रेट ईजिंग सर्कुलर्स आने लगे। जैसे आरबीआई ने पहले सीआरआर कट किया, रेपो रेट कट किया, फिर आके एनबीएफसीज के लिए रूल्स इजी करने लगा। जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को बोला कि आप 75% नहीं, आप सिर्फ 60% क्वालिफाइंग एसेट्स रखो। गोल्ड लोन कंपनीज को एलटीवीज 75% अक्रॉस लाइफ ऑफ द लोन्स अलाउ कर दिया। ये सारी टेक्निकल बातें मैं कर रहा हूँ, बट जिस कहने का मतलब ये है कि आरबीआई को चाहिए कि अभी अपने को ग्रोथ करना है और उसके लिए जो भी रूल वाइज हम फैसिलिटेट कर सकते हैं वो आरबीआई करने लगा है। तो दैट इज द फर्स्ट लेग ऑफ द साइकिल कि क्यों साइकिल बदल सकता है, क्योंकि एक रेगुलेटर को चाहिए साइकिल बदलना चाहिए। दूसरा है कि इंटरेस्ट रेट ईज होना शुरू रेगुलेटर ने शुरू किया है, उसने अराउंड मार्च से शुरू किया था इंटरेस्ट रेट्स कम करना। बट जैसे आप इकोनॉमी में देखोगे ना, अभी तक इतना ज्यादा फर्क नहीं आया, वो 20-30 बिप से ही कम हुआ है। एंड द बिग रीजन फॉर दैट इज ये ट्रम्प टैरिफ का जो टर्ब्यूलेंस है उसकी वजह से हमारी करेंसी थोड़ी सी वीक हो गई है, क्योंकि एक्सपोर्ट वीक होने वाले हैं, इस चक्कर में हमारी करेंसी थोड़ी वीक हो गई है। तो इसलिए ये जो इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन इतना इजी नहीं हुआ है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब आरबीआई बोलता है कि मैं रेट घटा रहा हूँ, पर आगे बैंक अपना रेट घटा नहीं पा रही है क्योंकि सिस्टम में उतनी लिक्विडिटी, उतनी सप्लाई ऑफ मनी नहीं है। तो ये चीज के कारण जो साइकिल हम सोच रहे थे कि मार्च से शुरू होगी, वो आज हम सितंबर में बैठे। तो अभी 6 महीने हो गए कि वो साइकिल शुरू होनी चाहिए थी, बट वो शुरू हो नहीं पाई है। और उसका बड़ा रीजन है ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल या ग्लोबल टर्ब्यूलेंस चल रहा है। हमारा मानना है कि अगले 2-3 महीने में यूएस के साथ भी कहीं ना कहीं हम समझौते पे पहुंच जाएंगे। बाकी ग्लोबल लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, तो इंडिया विल ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी बैक, एंड तभी वो इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन जोर से होगा। आपको इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं वो समझना है, तो आपको होम लोन रेट्स ट्रैक करना चाहिए। जो चीज 7.9% पे होम लोन्स चल रही थी वो ऑलरेडी 7.5 आ गई है। हमारा एस्टिमेट है कि बाय दिसंबर और जनवरी दिस कैन गो टू एज लो एज 7.1 और 7.0। तो होम लोन रेट्स इज अ प्राइम बैरोमीटर के इंटरेस्ट रेट साइकिल कहाँ जा रहा है, और अभी हम लोअर इंटरेस्ट रेट साइकिल की ओर जा रहे हैं। ऑटो कार लोन्स अराउंड 8% के आसपास आ चुकी है। तो जब ये रेट्स इतनी कम होती है तो लोगों का मोटिवेशन टू बाय एंड थिंग्स ऑन ईएमआई भी बढ़ जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लोअर इंटरेस्ट रेट पे डिमांड ज्यादा आती है। तो इंटरेस्ट रेट साइकिल भी थोड़ा फेवरेबल होने लगा है। एटलीस्ट गवर्नमेंट और आरबीआई को चाहिए फेवरेबल हो, वो अभी ग्लोबल चीजों के कारण फेवरेबल नहीं हो रहा है। तो मान लो कि साइकिल डिले हो गई है, जो मार्च में आना चाहिए था वो सितंबर तक भी नहीं आया है, बट प्रोबेबली दिसंबर तक आ जाएगा वो। दैट इज द होप। तीसरा होता है जब भी हम लेंडिंग कंपनीज की बात करते हैं तो हम एसेट क्वालिटी की बात करते हैं कि आपने जितना भी पैसा दिया उसमें से क्या सारा पैसा वापस आया। सो उसको हम एसेट क्वालिटी की बात करते हैं, उसको हम दो अलग अलग टेक्निकल पैरामीटर्स में मेजर करते हैं। एक को हम जीएनपीए बोलते हैं, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, द लोअर द बेटर। और दूसरा एक होता है हम क्रेडिट कॉस्ट के, आपको हर साल कितना लॉस लेना पड़ रहा है, जो पीएनएल स्टेटमेंट के थ्रू जाता है। तो ये दोनों फैक्टर्स देखेंगे तो काफी हाई रहे हैं फॉर कंपनीज विच आर इन दीज 3 एरियाज। कौन से 3 एरियाज रहे हैं? एक पर्सनल लोन्स, स्पेशली जो लो टिकट, हम वो बाय नाउ पे लेटर, हम फोन की लोन और ये सारा जो हम तमाशा देख रहे थे कि ऐप पे लोन मिल जाता है, ये सेगमेंट में थोड़े से लॉसेस बढ़ गए थे। दूसरा है जो माइक्रो लेंडिंग बोलते हैं। माइक्रो लेंडिंग के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है माइक्रो फाइनेंस और दूसरा होता है माइक्रो लैप। तो ये दोनों सेगमेंट में भी हमने काफी ज्यादा पेन देखा है।
और जो तीसरा सेगमेंट है विच इज अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, मतलब इसको आप मर्चेंट लोन कहो, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन कहो, यहाँ पे जहाँ आप कोई भी कोलैटरल के बिना बिजनेस करने के लिए लोन दे रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेन आया। तो आप देखोगे कि ये तीन सेगमेंट में पिछले 2 साल से पेन चल ही रहा है। इट स्टार्टेड विद पर्सनल लोन्स। आप बजाज फाइनेंस का जो क्रेडिट कॉस्ट देखोगे वो 2023-24 से ऊपर जाने लगा था। धीरे धीरे वो माइक्रो फाइनेंस में आया, तो समवेयर इन जून 24 माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की हालत खराब होने लगी, एंड समवेयर इन मार्च 25 माइक्रो लैप वाले सेगमेंट और अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स वाले सेगमेंट में भी हालत खराब हो गई, जैसे हम 5 स्टार फाइनेंस के परफॉर्मेंस से देख सकते हैं। 5 स्टार एक एनपीएफसी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम शुरू हो रही थी और अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि एक अच्छी साइकिल आएगी, क्योंकि आप एक चीज देखो, जो रिटेल लोन्स होती है वो टिपिकली 18 मंथ्स से लेके 3 इयर्स की लोन्स होती है। तो उसमें जहां एनपीए भी आ जाता है ना, तो उसका कंपनियां 6 महीने के अंदर राइट ऑफ कर लेती है, या तो रिकवरीज इजीली हो नहीं पाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इसलिए लोग उनको राइट ऑफ कर लेते हैं। तो टिपिकली हमने देखा है पिछले 20 साल की इंडिया की हिस्ट्री में कि जब ये एक रिटेल लेंडिंग प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है तो वो 18 महीने में वो साइकिल खत्म हो जाती है। अभी हम, आप मान लो पर्सनल लोन के 18 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, माइक्रो फाइनेंस का हम 16th मंथ ऑफ द साइकिल में चल रहे हैं, माइक्रो लेंडिंग में मे बी वी आर एट ओनली द 8th और द 9th मंथ ऑफ द बैड साइकिल। तो कहीं ना कहीं अगले 3 से 6 महीने में ये तीन सेगमेंट्स में साइकिल बदलने लगेगी। साइकिल खराब होती है तो कंपनीज लेंडिंग कम कर देती है, लेंडिंग कम करती है तो लोग कलेक्शंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो बोलते ना, रिकवरी और हेल्दी पोर्टफोलियो की तरफ हम जा रहे हैं। अभी हम पेन पीरियड से जा रहे हैं, एंड हमारा असेसमेंट है कि हम 80% ऑफ द पेन पीरियड से गुजर चुके हैं। 20% में भी बाकी होगा कहीं कहीं, तो वो अगले 1 से 2 क्वार्टर में दैट विल ऑल्सो गो। एंड लास्ट लेग ऑफ द साइकिल जो होता है कि क्या डिमांड वापस आएगी, क्या ग्रोथ वापस आएगी। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन था 6 महीने पहले कि आरबीआई ने रेट काट दिए थे, बैंक की बैलेंस शीटें भी बहुत अच्छी है, बैंक एनबीएफसी की, किसी को ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं है, बट डिमांड ही नहीं थी इंडिया में। डिमांड नहीं थी, उसके भी कई सारे रीजन है। एक होता है जब भी आप पैसा देना बंद कर देते हो तो ऑटोमेटिक वो फ्लो ऑफ मनी रुक जाता है और डिमांड थोड़ी स्लो हो जाती है। सेकेंड रीजन इज के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ध्यान रिफॉर्म्स से थोड़ा हट गया था आफ्टर द इलेक्शंस, क्योंकि वो अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे ज्यादा काम कर रहे थे। एंड देन ऑब्वियसली दिस होल जियो पोलिटिकल थिंग कि अपने ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वगैरह भी स्लो हो गए हैं। तो ये काफी सारी चीजें साथ में आ गई थी। तो हमारा मानना है कि नाउ विद दिस जीएसटी कट एटलीस्ट हमने एक रिटेल सेक्टर में ग्रोथ का मशीन शुरू कर दिया है। ट्रम्प के साथ अगर डील हो जाती है अगले 2 महीने में, तो जो एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ये पूरा जो इंजन शुरू हो जाएगा। तो देर इज अ वेरी गुड चांस कि डिमांड भी आ जाए। तो बेसिकली ये चारों चार चीजें जो एक साइकिल को बनाती है, रेगुलेशन, इंटरेस्ट रेट, एसेट क्वालिटी एंड ग्रोथ, ये चारों चार फेवरेबल डायरेक्शन में जा रही है। इट्स नॉट इन इट्स पिंक ऑफ द हेल्थ राइट नाउ, बट इट इज गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी। तो एज इन्वेस्टर्स हमको ट्रेजेक्टरी पे फोकस करना है। तो ये एक एनबीएफसी या बैंक्स में हम साइकिल को ये चार पहलुओं में एनालाइज करते हैं। इसमें मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि हम हर सब सेगमेंट में साइकिल कहाँ है और हमें क्या सिखा रहा है साइकिल, वो हम देखेंगे। Now, just before going forward, at SOIC membership, we teach about different industries and we also teach about different sectors in a very layman's language. Because our purpose at SOIC membership is to teach you about different trends that India will go through over the next 10 to 20 years. तो हमने एक प्रीमियमाइजेशन का वेबिनार भी करा था SOIC स्टूडेंट्स के लिए एक वर्कशॉप फॉर्मेट में. And not only that, what we have done at SOIC membership that we have completed a complete course जो आपको एक बिगनर ऑफ इन्वेस्टिंग से, जहाँ पे आप फाइनेंशियल प्लानिंग से एसेट एलोकेशन ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, टू फंडामेंटल एनालिसिस सिखाएगा, टू वैल्यूएशन सिखाएंगे, टू पोर्टफोलियो एलोकेशन सिखाएंगे विच इज़ अ न्यू क्लास दैट वी हैव एडेड, एंड ऑल्सो वील टीच यू व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू एग्जिट का एक फ्रेमवर्क मैं आपको सिखाऊंगा। तो हमने मास्टर क्लास ऑफ इन्वेस्टिंग यूजिंग एआई का एक एडेड बोनस कोर्स बनाया है एसओआईसी स्टूडेंट्स के लिए अलग से। जब आप ये कोर्स देखेंगे आज से 3 मंथ्स में, तो आपको ये कोर्स 15,000 रुपीज़ का मिलेगा। But because we want to make sure that all the investors leverage AI in their investing skills, so what we have done is that we have added this course as a bonus for you, and the bonus is there in the description box below. So you can use the coupon code SOICAI10 to register for the SOIC membership. तो now we'll move to the traditional housing finance companies। जैसे हम इंडिया में हमेशा बोलते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस में तो बड़ी डिमांड है और ये सेक्टर तो हमेशा ग्रो करता है।
बट ये सब बातें 2018 के पहले बहुत वैलिड थी। अभी एक्चुअली हाउसिंग की डिमांड काफ़ी कम हो गई है इंडिया में, और जो भी ज़्यादा हाउसिंग की डिमांड है ना, वो प्रीमियम हाउसेज़ में, मतलब एक 1 बीएचके वाला 2 में जा रहा है, 2 वाला 3 में जा रहा है, 3 वाला और बड़ा घर ले रहा है। तो इसको हम प्रीमियमाइज़ेशन बोलते हैं, बट जो बेसिक डिमांड है ना, वो इतनी ज़्यादा इंडिया में नहीं ग्रो हो रही है। तो हाउसिंग फाइनेंस एज़ अ सेक्टर में अगर हम डिमांड साइकिल को एस्टिमेट करते हैं, सो सॉरी, जस्ट बिफोर दिस आई विल से कि हम ये पूरे चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहे हैं 6-7 सब सेगमेंट्स में। तो हाउसिंग फाइनेंस इज़ वन वेरी लार्ज एरिया, देन वी विल कम टू व्हीकल फाइनेंस, देन वी विल गो टू गोल्ड फाइनेंस, देन वी विल गो टू कंज्यूमर फाइनेंस, देन वी विल गो टू माइक्रो लेंडिंग एंड माइक्रो फाइनेंस। तो ऐसे ये अभी हम एक-एक सब सेगमेंट को एनालाइज़ कर रहे हैं। तो जैसे हम ट्रेडिशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ में लार्जेस्ट प्लेयर्स एक्चुअली आर बैंक्स। जैसे इंडिया का लार्जेस्ट होम फाइनेंशियर इज़ नॉट एचडीएफसी बट इट इज़ एसबीआई। एसबीआई का होम फाइनेंस पोर्टफोलियो इज़ द लार्जेस्ट इन द कंट्री। सारी बैंक्स हाउसिंग फाइनेंस करती है, पर यहाँ क्या है, ये सेक्टर की डिमांड अभी थोड़ी-सी स्लो हो गई है ओवर द लास्ट 20 इयर्स, क्योंकि 20 इयर्स हमने खूब ग्रो किया। तो बोलते हैं ना कि एक कहीं मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है, ये सेक्टर मैच्योरिटी पे है, तो यहाँ की डिमांड को हम स्टेबल डिमांड कहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली डिमांड या एक्सेलरेटिंग डिमांड नहीं कहेंगे। देन वी कम टू द सप्लाई साइकिल। सप्लाई का अर्थ है कंपटीशन क्या है, कि कौन-कौन हाउसिंग लोन्स दे रहा है। तो जैसे आप हाउसिंग लोन में मैंने बताया कि देयर इज़ ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम बैंक्स ऑल द टाइम। बैंक्स धीरे-धीरे करके एनबीएफसीज़ के क्लाइंट्स को लोअर रेट देके ललचाती है, और एनबीएफसी के क्लाइंट 2-4 साल के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद बहुत बार बैंकों के पास चले जाते हैं। तो एनबीएफसीज़ को हमेशा देयर इज़ अ स्ट्रगल फॉर ग्रोथ, बिकॉज़ बैंक्स आर ऑलवेज़ रेडी टू टेक बिज़नेस। जैसे आज से 20 साल पहले बैंक्स खाली टॉप 30 सिटीज़ में होम लोन्स देते थे। आज अभी नहीं तो 120 सिटीज़ में बैंक्स का प्रेज़ेंस है जहाँ वो लोन्स देते हैं। तो ओवर द इयर्स बैंक्स भी धीरे-धीरे नीचे जा रही है, और एनबीएफसीज़ का बिज़नेस को खा रही है। सो फिर हम एसेट क्वालिटी साइकिल पे आएंगे। तो हाउसिंग फाइनेंस इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेल लेंडिंग इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया ऑल्सो। तो हाउसिंग फाइनेंस में अनलेस आप बहुत ही बेवकूफ़ हो, बहुत ही आप केयरलेस हो, तो ही एनपीएस आते हैं, नहीं तो इतने आसानी से एनपीएस नहीं आते हैं। एक सेगमेंट होता है जिसको हम बिल्डर लोन्स कहते हैं, कि हम ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थोड़ी हाई मार्जिन कमाने के लिए बिल्डरों को भी लोन देती है। फिर वो बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, और जब भी वो बिकते हैं तो उसके कस्टमर्स को होम लोन ये देती है। तो ये उनकी एक एंट्री स्ट्रैटेजी होती है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में। तो ये बिल्डर वाला साइकिल है ना, ये बहुत ही गड़बड़ हो गया था 2018 से 2022 में। पर एज ऑफ नाउ तो वो साइकिल भी बहुत अच्छा चल रहा है, वहां पे भी कोई एसेट क्वालिटी इशू नहीं है। बिल्डर्स आर ऑल्सो वेरी हेल्दी, कैश फ्लोज अमेजिंग से आ रहे हैं, कोई गलत चलत प्रोजेक्ट्स नहीं उन्होंने डाल के रखे हैं। तो एसेट क्वालिटी साइकिल इज वेरी गुड। नाउ वी कम टू द रेगुलेशन साइकिल, जिसको हम आरबीआई साइकिल लिख रहे हैं यहाँ। तो रेगुलेशन भी ना कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल है और ना कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो रेगुलेशन में स्टेटस को है, और स्टेटस को इज गुड फॉर एनी बिजनेस टू ग्रो। तो अभी हम इसको समराइज करेंगे, तो समरी में ऐसे आता है कि golden days for this sector are over, because it is not a fast growing sector, number one. Number two, there is very high competition. तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें ना, तो एज एन इन्वेस्टर कुछ नया नहीं होने वाला है अगले 12-18 महीने में। जो एक चीज हो सकती है, मे बी मार्जिन्स 6 महीने के लिए थोड़ी सी एक्सपेंड करेगी, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट नीचे आएंगे, और आपको जो एंड बोरोवर का होम लोन रेट कम करना है, उसमें 3 से 6 महीने का लैग कभी कभी हो जाता है। तो उतना छोटा-सा फ़ायदा है, बाकी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो ये सेक्टर एज़ अ होल को हम बोलेंगे कि यहाँ कुछ इतना ख़ास नहीं है। वी हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, कहीं कोई कंपनी स्पेसिफिक स्टोरी है, तो ही खेलना है, एज़ अ सेक्टर पूरे को नहीं खेलना है। तो नाउ लेट्स गेट टू द इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हिच आर द 6 लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ व्हिच आर लिस्टेड। तो जैसे आप देख सकते हो कि एलआईसी हाउसिंग इज़ द लार्जेस्ट विथ 3 लाख करोड़ की लोन बुक, एंड देन द स्मॉलेस्ट इज अ कंपनी कॉल्ड रेपको होम फाइनेंस। तो यहाँ मैंने है ना, हर ऐसी कंपनीज में आपको थोड़े से पैरामीटर्स दिए हैं। जैसे एक होता है कि करंट प्राइस टू बुक क्या है, उसके बाद इनकी लोन बुक कितनी बड़ी है, फिर परसेंटेज ऑफ होम लोन्स, मीनिंग कि आपके अगर आपकी लोन बुक जो है उसमें से कितना परसेंटेज इज टुवर्ड्स होम लोन्स। बाकी लोग जनरली लैप और बिल्डर लोन्स का भी काम करते हैं, जो थोड़ा सा रिस्की होता है। फिर मैंने यहाँ पे ग्रोथ डाली है और आरओए आरओई डाली है। तो जैसे हम है ना, एक कंपनी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे एलआईसी हाउसिंग है, ये लार्जेस्ट कंपनी है
आप ऐसे स्क्रीनर पे देखोगे या कहीं भी देखोगे, आपको लगेगा अरे ये कंपनी तो बहुत सस्ती है, 0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है। बट ये 0.9 टाइम्स पे क्यों है? क्योंकि यहाँ आप ग्रोथ रेट्स देखिए, ये 7% ग्रोथ रेट है। लाइक सेक्टर इज ग्रोइंग एट 10%, बट ये कंपनी सिर्फ 7% पे ग्रो कर रही है। तो यहाँ ग्रोथ रेट इज नॉट वेरी गुड। दो आरओए आप देखोगे, जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं, कि आप 100 रुपए पे कितना कमा रहे हो। तो 100 रुपए पे 1.8 रुपीज का नेट प्रॉफिट बनता है। एंड आरओई एक पैरामीटर है जो हम फाइनेंशियल कंपनीज के लिए इन्वेस्ट यूज करते हैं, कि लार्जर द आरओई द बेटर इट इज। तो आरओई अबाउ 14-15% इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज गुड। तो जैसे आप देखोगे एलआईसी हाउसिंग का आरओई भी अच्छा है, बट वेयर इज इट मिसिंग इज द ग्रोथ। अब यहाँ पे थोड़ा हम और डेप्थ में अगर एनालिसिस करोगे ना, तो यहाँ पता चलेगा कि इसके पुराने बिल्डर लोन्स में से थोड़ी सी रिकवरीज आ रही है, इसलिए इसका आरओए 1.8 है। अदरवाइज इसका जो कोर बिजनेस है उसका आरओए सिर्फ 1.4% और आरओई अपना 13-14% ही है। तो इंडिया जैसी कंट्री में 7% ग्रोथ, 13-14% आरओई, तो आपको एट बेस्ट वन टाइम बुक मल्टीपल ही मिलेगा। आपको प्राइस टू बुक मल्टीपल का एस्टिमेट लगाना है, तो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंटू लॉन्ग टर्म आरओई को मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ हम 7 into 13 करेंगे। मैं 13 इसलिए आरओई ले रहा हूँ क्योंकि ये 16 वाले आरओई में वन ऑफ है। तो 13 वाला आरओई लेंगे तो 91 आता है। तो 91 मीन्स 0.91, उसको डिवाइड बाय 100 करना है। तो 0.9 के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ा रिग्रेट कब होगा? जब इसकी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ सकती है। बट क्या इसकी ग्रोथ रेट बढ़ सकती है आसानी से? नॉट ईजी, क्योंकि लार्ज बैंक्स आर ऑलवेज देयर टू ईट अप देयर पाई। एंड एलआईसी हाउसिंग थोड़ा सा पीएसयू है, इतना डायनामिक नहीं है, बाहर जाके बिजनेस नहीं ला सकता है। तो यहाँ इतना ज्यादा मजा नहीं है फॉर एन इन्वेस्टर हु इज लुकिंग एट अ हायर रिटर्न। तो ये फंड्स के लिए ये स्टॉक ठीक है, जहां वो लोग 15%, 10-15% कमा सकते हैं। देन वी कम टू बजाज हाउसिंग फाइनेंस। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये 4.6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। क्यों ट्रेड कर रहा है? यहाँ आप देखोगे कि वो 56% सिर्फ होम लोन से आता है। तो आप पूछोगे बाकी 44% क्या है? तो इट इज बिल्डर लोन्स, लैप, एलआरडी, ये जो 3-4 प्रोडक्ट्स है जो थोड़े हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप सोचो कि इतना हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स करने के बाद भी बजाज का आरओए आप देखोगे तो 2.4 है और आरओई 14% है। तो 14% आरओई कंपनी, 25% ग्रोथ अच्छी है, बट प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये हम 2.4 एंड 14 को क्यों अच्छा नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे आप एनबीएफसी स्पेस में देखोगे ना, तो 3% आरओए एंड 16% आरओई को हम अच्छा मानेंगे। उसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे रेशियोज, हमारे प्राइस टू बुक बेटर होंगे। तो बजाज हाउसिंग में क्या है, बजाज का नाम है, उसके लॉयल इन्वेस्टर्स है, इसलिए वो 4.6 टाइम्स पे है। ये भी आप देखोगे तो आईपीओ प्राइस पे वो जो 170 गया था, वहां से 40% ऑलरेडी करेक्ट हो गया है। ऐसा ही लग रहा है कि ग्रोथ रेट में कोई इंप्रूवमेंट आ नहीं सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी लड़ाई बड़े बैंकों से है। तो यहाँ पे भी कोई सरप्राइजेस नहीं है। बेस्ट लेफ्ट फॉर द फंड्स टू प्ले देयर 10-15% गेम एज एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। हमारे लिए यहाँ इतना रिटर्न नहीं है। देन वी कम टू पीएनबी हाउसिंग विच इज द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी। ये भी काफी सारा लैप और बिल्डर लोन्स वगैरह करती है। ये 1.3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है। बट यहाँ पे जैसे आप देखोगे ना, तो इसकी ग्रोथ रेट्स 12-13% है। यहाँ पे आप आरओए देखोगे और 2.6, आरओई 12% है। तो ये काफी, आई वुड से कि ये कंपनी 80,000 करोड़ की साइज पे भी प्रॉफिटेबली ग्रो नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसको बैंक से बड़ा कंपटीशन आ रहा है। प्लस यहाँ पे एक मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा टर्बुलेंस हुआ है। यहाँ जो इनके पुराने एमडी है, वो कोई और कंपनी में चले गए हैं इन अ वेरी अब्रप्ट मैनर। तो जैसे लेंडिंग कंपनीज में जब भी मैनेजमेंट अब्रप्ट चेंज हो जाता है ना, तो हमें हमेशा डर लगता है कि आगे जाके कुछ ना कुछ एनपीएस आएंगे। तो पीएनबी हाउसिंग, दो इट इज चीप फॉर अ रीजन। एंड इसको थोड़ा सा हम हाई रिस्क वाली कैटेगरी में डालेंगे, तो जो एडवेंचरस इन्वेस्टर्स है वो कुछ देख सकते हैं यहाँ। बट अदरवाइज यहाँ रिस्क रिवॉर्ड इतना सिंपली फेवरेबल नहीं लग रहा है। देन वी कम टू कैनफिन होम्स। छोटी सी स्वीट सी कंपनी है। ये कंपनी में पीएनबी हाउसिंग के जो प्रीवियस एमडी थे, वो ये कंपनी में पहले थे, और उन्होंने वो कंपनी उन्होंने छोड़ी। उसके बाद कैनफिन होम्स में भी बड़े सारे प्रॉब्लम्स आए। बट अभी कैनफिन होम्स में एक बड़ा अच्छा मैनेजमेंट गया हुआ है, वो काफ़ी अच्छे से टर्न अराउंड भी कर रहा है। तो अगर हाउसिंग फाइनेंस में हम देखें, तो दिस लुक्स लाइक द बेस्ट कंपनी, जिसका 2-3 साल का फ्यूचर बड़ा अच्छा लग रहा है। व्हेन वी से फ्यूचर, इट मींस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, आरओए, आरओई। यहाँ आप देखोगे तो 12% की ग्रोथ है
ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट हो सकती है। 12% क्यों है? क्योंकि ये कंपनी प्रॉब्लम में थी। ये जो उनके पुराने एमडी गए, उनके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आई उसका सॉल्यूशन चल रहा है अभी। तो ये ग्रोथ रेट 12 से 15 जाना बड़ा आसान है फॉर कैन फिन होम्स। इसकी लोन बुक साइज़ भी छोटी है, 38,000 करोड़ की लोन बुक है। तो दिस इज़ समथिंग वेयर इन्वेस्टर्स कैन प्ले फॉर अ लिटिल बिट ऑफ री-रेटिंग, कंपाउंडिंग, आप जो भी बोलो। द रीज़न इज़ कि इसके बिज़नेस में एक अपटर्न आना पॉसिबल है। जैसे हमने कहा ना, एलआईसी में कोई ग्रोथ रेट बदलने की उम्मीद नहीं है, आरओए, आरओई शायद कम ही होंगे। बजाज हाउसिंग में ग्रोथ रेट इम्प्रूव होने का कोई स्कोप नहीं है। पीएनबी हाउसिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती है। सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है, तो ऐसे ही जगह पे ही इन्वेस्टर इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो कैनफिन इज समथिंग विच इन्वेस्टर्स कैन रियली, जो बोलते हैं ना कि साइकिल का बेनिफिट किसको मिलेगा, तो कैनफिन को थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। लास्ट कंपनी रेपको है, तमिलनाडु बेस्ड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, पर ये थोड़ी सी पीएसयू टाइप कंपनी है। मैनेजमेंट बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है। वो लोग ने सॉफ्टवेयर्स, नई टेक्नोलॉजीज, नया वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, तमिलनाडु के बाहर अच्छे ब्रांचेस, अच्छे मैनेजर्स में इन्वेस्ट नहीं किया है। तो ये कंपनी को भी ग्रोथ की हमेशा फाइट रहती है। ये आप देखिए कि 14,000 करोड़ की लोन बुक विच इज द स्मॉलेस्ट, इस पे भी इसकी ग्रोथ रेट ही नहीं आ पा रही है। ये 9%, ये लोग 10% की ग्रोथ गाइडेंस देते देते मैनेजमेंट डरती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेशियो सारे बड़े अच्छे लगते हैं। 3% आरओए, 15% आरओई, जो मैंने पहले बात कही थी कि ये नंबर्स बड़े अच्छे हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम है कि ग्रोथ का प्रॉब्लम है। और जब भी आप इतने पीछे हो, आपने अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करने में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉम्पिटिटर्स आपके एरिया में आ जाएंगे, और जो आरओए आज 3% और आरओई 15 दिख रहा है, ये 2 साल बाद ये 2.5% हो जाएगा। जैसे ये ग्रो करने की ट्राई करेगा, आरओए आरओई टूट सकता है। विच इज वाई आप देखोगे ये स्टॉक भी 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि बहुत महंगा भी नहीं खरीदना है, बहुत सस्ता भी नहीं खरीदना है, क्योंकि एवरीवेयर देयर आर प्रॉब्लम्स। कैनफिन होम्स इज द ओनली स्टॉक वेयर वी फील थोड़ा सा होप है। तो यहाँ पे हमने जस्ट समराइज किया हुआ है कि एलआईसी हाउसिंग इज चीप बट स्ट्रगलिंग फॉर ग्रोथ, बजाज हाउसिंग इज एक्सपेंसिव, इट इज ग्रोइंग वेल बट प्रॉफिटेबिलिटी, जो हम आरओईज कहते हैं, वो कम है। पीएनबी हाउसिंग साइज बड़ी हो गई है और मैनेजमेंट चेंज है, तो थोड़ा रुक के देखना चाहिए, 6 महीने एटलीस्ट। इमीडिएटली जंप नहीं करना चाहिए। कैनफिन होम्स लुक्स लाइक अ वेरी गुड टर्न अराउंड स्टोरी, द बेस्ट कंपनी इन द पैक। रेपको होम्स अगेन चीप बट ग्रोथ इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो ये अपनी समरी थी ट्रेडिशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की। अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। जब भी हम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सेगमेंट? अफोर्डेबल हाउसिंग जनरली 6 लाख से 20 लाख की जो लोन्स होती है, उसको हम अफोर्डेबल हाउसिंग कहते हैं। अभी कोई 6 से 20 लाख की लोन दे रहा है, मतलब उसका जो घर है उसकी वैल्यू 30 लैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो 30 लैक्स एंड बिलो वाले को हम अफोर्डेबल हाउसिंग कह सकते हैं। जो ऊपर वाली कंपनीज हमने देखी, वो सब प्राइम हाउसिंग में ऑपरेट करती है। प्राइम हाउसिंग मीन्स जो हमारे शहरों के बड़े बड़े घर है, मतलब टिपिकली 30 लैक्स टू 5 करोड़ वाला टिकट साइज। 30 लैक्स वाला तो वो बिल्कुल ही नहीं करते होंगे, मोस्टली 50 टू 5 करोड़ होगा, छोटा मोटा करते होंगे वो लोग, स्मॉल टिकट लोन्स, बट मोस्टली दे आर सिटी बेस्ड लार्ज कंपनीज। तो यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग में आप जब भी देखोगे ना, द नरेटिव, हर कंपनी कहती है अरे डिमांड बहुत है, बहुत ग्रोथ पॉसिबल है। बट ये पूरी गलत बात है। इवन इन अफोर्डेबल हाउसिंग द डिमांड इन इंडिया इज नॉट वेरी हाई, इट इज ओनली ग्रोइंग एट 10 to 12%। सो जब ये एक सेक्टर 10 to 12% पे ग्रो कर रहा है, और आपको अगर 25% ग्रो कर रहा है, तो आपको बड़े एडवेंचर करने पड़ेंगे, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको थोड़े लेंडिंग स्टैंडर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे, आपको प्रोसेसेस थोड़ी टाइट करनी पड़ेगी। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग में ना हमेशा ऐसा ही लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, कि इंडिया में और इतने घर बनने बाकी है। वो देखो, ये थियोरी में ये अच्छा लगता है, बट आप देखोगे कि एक बड़ा घर आदमी कब बना सकता है, जब भी उसकी इनकम्स उतनी फास्ट ग्रो हो रही है। इंडिया में इनकम की ग्रोथ रेट 6-7% है। तो ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की सडनली डिमांड आ जाएगी ना। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में भी हमको ये ध्यान में रखना है कि सेक्टर लेवल डिमांड इज ओनली 10 to 12%। कोई बड़ी बड़े पैमाने पे डिमांड आ रही है, वो नहीं हो रहा है। सप्लाई आप देखोगे, तो सप्लाई साइड थोड़ा सा फेवरेबल है, कि यहाँ बैंक्स आर नॉट एट ऑल एक्टिव। जैसे ऊपर हमारा पॉइंट था कि बैंक्स आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द ट्रेडिशनल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस।
अफोर्डेबल हाउसिंग में बैंक्स आर नॉट एक्टिव। व्हाई आर दे नॉट एक्टिव? क्योंकि आपको स्मॉल टिकट साइज लोन्स करने में बड़ी मेहनत लगती है और इतनी बड़ी बैलेंस शीट में छोटी छोटी लोन से आप कभी ग्रो करोगे। तो इसलिए बैंक्स ये स्पेस में नहीं है, तो कंपटीशन इज डेफिनेटली लोअर। बट पिछले 8-10 साल में कंपटीशन काफी बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखोगे बड़े सारे प्राइवेट इक्विटी बैक प्लेयर्स है। लास्ट हमने काउंट के करीब 24 प्राइवेट इक्विटी बैक प्लेयर्स है हु आर एंटरिंग दिस स्पेस। द बिगेस्ट वन इज कॉल्ड आधार हाउसिंग, and the smallest would probably be someone like a Shubham Housing, JM Home Financial है जो 2-3 हजार करोड़ की बुक बना के बैठे हैं। तो ये स्पेस में भी कंपटीशन बहुत आ रही है, और जो सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, जैसे हम बात करेंगे उन पे, जैसे इक्विटास, उज्जीवन, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये लोग भी अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत जोर से घुस रहे हैं। ये लोग क्यों घुस रहे हैं यहाँ? क्योंकि यहाँ 12 से 13% की ईल्ड्स मिल सकती है। जैसे आपके मेरे जैसे लोग तो 8-9% में होम लोन लेने वाले हैं, बट ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको 12-13% की ईल्ड्स मिल सकती है। तो यहाँ पे सप्लाई में आप कह सकते हो कि इट इज बेटर देन द प्रीवियस सेगमेंट, बट कंपटीशन इज स्टिल गोइंग अप। एसेट क्वालिटी साइकिल, होम लोन में देखो कभी भी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि आदमी अपना घर बचाने की पूरी कोशिश करता है। ही विल नेवर डिफॉल्ट ऑन अ होम लोन। इवन इफ थिंग्स आर बैड ही विल बेक बोरो स्टील, बट ही विल ट्राई टू सेव हिज हाउस। बट ये जो बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है ना अफोर्डेबल स्पेस में, ये लोग बड़े पैमाने पे लैप और बिजनेस लोन्स करने लगी है। तो वो सेगमेंट में हमने देखा है कि स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हुआ है। एंड वो ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा, वो थोड़ा लंबा भी चल सकता है। तो विच इज वाई एसेट क्वालिटी साइकिल पे हम इतना जोर से नहीं कह रहे कि साइकिल अच्छी ही होने वाली है। आई थिंक द साइकिल इज वेरी न्यूट्रल। आरबीआई साइकिल, यस वी आर वेरी वेरी स्टेबल इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेटरी रेजिम। तो जैसे हम वर्डिक्ट ये आएगा कि देखो ये स्पेस में सारी कंपनीज जो है ना 20 से 25% पे ग्रो कर रही है। अभी एक सेक्टर जब भी 10-12% पे ग्रो कर रहा है, तो आप 20-25% पे कैसे ग्रो कर रहे हो? आप नए नए जोग्राफीज में जा रहे हो, नई नई ब्रांचेस डाल रहे हो, आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले रहे हो, और आप नॉन हाउसिंग में भी घुस रहे हो, आप लैप कर रहे हो, बिजनेस लोन्स कर रहे हो। तो यहाँ 25% की ग्रोथ चलती रहेगी ऐसे अज्यूम करना इजी नहीं है। ऐसी एक कंपनी आई थी आवास होम फाइनेंस, जो 2018-19 में लिस्ट हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम 20 साल के लिए 25% कैगर पे ग्रो करते रहेंगे। 3 ही साल में उनकी ग्रोथ रेट टूट गई, उनके एमडी चले गए, उनको थोड़े एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ गए। तो यहाँ पे टिपिकली क्या होता है, जब भी आप आपके होम स्टेट के बाहर जाते हो ना, आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टिपिकली एम्प्लॉय ही यहाँ पे फ्रॉड कर सकता है। यहाँ पे क्योंकि बड़ा जजमेंट बेस्ड कॉल लेना पड़ता है कि क्या कस्टमर की इनकम है, और क्या वो रीपे कर पाएगा, प्लस उसके घर के कागजात ठीक है कि नहीं। तो ये सब अफोर्डेबल हाउसिंग में जो प्रॉपर्टी टाइटल हम कहते हैं ना, वो भी कभी कभी इतना क्लियर नहीं होता है, क्योंकि कहीं गांव में, कहीं टीयर 2 सिटीज के बाहर, जहाँ वो म्यूनिसिपैलिटी के रूल्स नहीं होंगे, वहां आप रिपोजेस नहीं कर सकते हो, तो बड़े सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो फास्ट ग्रोथ, तो 25% ग्रोथ से हमें डर लगता है। आई थिंक 16-18% ग्रोथ इन दिस सेक्टर इज फेयर, बट ऑल द प्राइवेट इक्विटी बैक प्लेयर्स आर टॉकिंग ऑफ 25% ग्रोथ। अभी हम चार्ट देखते हैं। आप देखो ये सारी जो कंपनीज है, आधार, आवास, होम फर्स्ट, एप्टस, इंडिया शेल्टर, ये सारी कंपनीज आप देखो 3 to 4 टाइम्स प्राइस टू बुक के बीच ट्रेड कर रही है। इनके आप देखो कि होम लोन का प्रपोर्शन जनरली 80% से कम ही है, मतलब काफी अग्रेसिव है वो लोग नॉन हाउसिंग लोन्स में। फिर आप ग्रोथ रेट्स देखिए, ग्रोथ रेट सबके, इंडिया शेल्टर 35%, एप्टस 25%, होम फर्स्ट 31%, आवास 18%, आधार 21%। और आप आरओई भी देखो, सब पिक्चर परफेक्ट है। मतलब इतना पिक्चर परफेक्ट है कि आप बोलोगे यार इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इतने छोटे थे, तो ये 30%, 25% पे सब ग्रो कर गए, और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं अब तक। बट जैसे हमने आवास में देख लिया है कि एक बार प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम ठीक करने को 2-2, 3-3 साल लगते हैं, और फिर बड़ा टाइम करेक्शन होता है। आप आवास का stock देखिए, 2021 या 22 में 3,000 गया था, आज भी 1,600 रुपया है। तो यहाँ पे स्टॉक्स इतने महंगे हैं कि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए पैसा तब भी बनेगा जब भी अगले 1-2 साल कोई मिस्टेक्स नहीं होती और 20 से 25% की ग्रोथ आती रहे। अब ये अजम्पशन लेके चलना इज नॉट अ गुड आइडिया इन माय व्यू, क्योंकि सेक्टर इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 10-12%, और इसमें क्या है, हर प्लेयर ऐसे ग्रो कर रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है कि आप है ना, ये आंकड़े देखिए, ग्रोथ
नंबर इज मोर देन द आरओई का नंबर। अभी एक फाइनेंशियल कंपनी में क्या होता है कि आपको बैलेंस शीट ग्रो करने के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल कहाँ से आता है? प्रॉफिट से, विच इज नथिंग बट आरओई। तो अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल हम होम फर्स्ट को देखते हैं कि 31% का ग्रोथ है, 16% की आरओई है, तो ये एक्स्ट्रा ग्रोथ फंड कहाँ से करेगी? इसको हर बार कैपिटल रेज करना पड़ेगा। तो आप देखोगे होम फर्स्ट का 6-3 महीने पहले एक बड़ा क्यूआईपी हुआ था। तो ये लोग बार बार मार्केट में आते रहेंगे टू रेज मनी। नंबर टू, इनके प्राइवेट इक्विटी ओन है, तो हर 6-6 महीने में इनके ओनर्स ही बेचने खुद आ जाते हैं मार्केट में, क्योंकि इतनी अच्छी प्राइस मिल रही है उनको मार्केट में। तो यहाँ पे क्या है कि ये बड़ा केयरफुल रहना है ये स्पेस में। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनीज अच्छा काम भी कर रही है, जैसे इंडिया शेल्टर है, एप्टस है, आधार है, होम फर्स्ट है, ये लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं। बट क्या होता है कि आप 100 की स्पीड पे जब भी गाड़ी चला रहे हो, आप कितने भी अच्छे ड्राइवर क्यों ना हो, आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो। तो बस हमारी एक ही कंप्लेन है ये सेक्टर से कि आप 65-70 की स्पीड पे चलो। आप बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हो, बट सड़क तो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? आप बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हो, सब प्राइवेट इक्विटी वाले लोग हैं, पर आप 100 की स्पीड पे मत चलो, क्योंकि वो सड़क ही ठीक नहीं है 100 की स्पीड पे जाने के लिए। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करता है, एट बेस्ट हम कहेंगे कि आपको कंपाउंडिंग मिलेगा। यहाँ री रेटिंग का तो हमें ज़्यादा स्कोप नहीं लगता है। कंपाउंडिंग जनरली आपकी जितनी आरओई है माइनस द शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन, उतना आपको मिलेगा। तो ये सेक्टर में आप 10 से 15% का सीएजीआर एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर कोई मिस्टेक्स नहीं हुई तो। अगर मिस्टेक्स हुई तो आवास वाला मॉडल बिल्कुल रिपीट हो सकता है, 3 years 0 रिटर्न, वो बिल्कुल हो सकता है। तो ये सेक्टर, दो इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग सेक्टर, बड़े सारे म्यूचुअल फंड्स अट्रैक्टेड है यहाँ पे, पर हमें इतना गंग हो नहीं है हम ये स्पेस के बारे में। बट फिर भी कंपनी टू कंपनी हम एक बार देख लेते हैं कि आधार है, इट इज़ अ वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी। ये सबसे पहली होम फाइनेंस कंपनी थी, ये दीवाना हाउसिंग की सब्सिडरी हुआ करती थी। इसके फाउंडिंग टीम मेंबर्स वगैरह बड़े अच्छे थे, पर अभी ऐसा लगता है कि ये 25,000 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पे भी ग्रोथ 25-30% का ग्रोथ करेंगे ये लोग, तो ये लोग भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है, जैसे ट्रेडिशनल हाउसिंग फाइनेंस में हमने कहा ना कि 50-60,000 करोड़ के बियॉन्ड बैंक्स आपको compete करने आ जाएगी, वैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में वो लक्ष्मण रेखा 20,000 करोड़ है कि आप 20,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हो तो आपके लिए लाइफ इजी नहीं होने वाली है। आवास में हमने देख लिया है, आधार अभी भी संभव अच्छा मैनेज कर रहा है, पर वी विल नॉट बेट कि ये 25,000 से 50,000 करोड़ विदाउट एनी प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो आधार अच्छी कंपनी है, बट जैसे हमने कहा कि मैक्रो सेटअप ही हमको थोड़ा सा टेंशन वाला लगता है। आवास इज स्टिल स्ट्रगलिंग एट 25% ग्रोथ। होम फर्स्ट इज वेरी वेल मैनेज्ड, पर अभी वो भी 12-13 हज़ार करोड़ पहुंच गया है, तो उसको भी अभी कहीं ना कहीं वी आर एक्सपेक्टिंग के स्लो डाउन हिट कर सकता है। एप्टस अगेन वेल मैनेज्ड कंपनी है, बट वहां आप देखोगे तो नॉन होम लोन 40% है, ये 18-20% की लेंडिंग करता है, तो ये सेगमेंट रिस्की तो है ही। तो यहाँ पे भी कभी भी एक मिशैप हो सकता है। इंडिया शेल्टर इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ देम। सो अगर आप पूछोगे कि ये एक सेगमेंट में एक कंपनी कोई तो हमको अच्छी बताओ, तो आई वुड से कि बिजनेस मॉडल वाइज इंडिया शेल्टर हैज द बेस्ट रूम, बिकॉज वो छोटी है, रेशियो सारे अच्छे हैं, एंड छोटी कंपनीज को प्रॉब्लम आने में टाइम लगता है, तो यू स्टिल हैव लाइक 1-2 years बिफोर द साइज कंस्ट्रेंट विल हिट इंडिया शेल्टर। So I think in this space, Aptus and India Shelter are strong, but India Shelter is like the smallest. तो हम वो कहेंगे कि यहाँ पे जो रिटर्न्स बनने की पॉसिबिलिटी सबसे बेटर। देन वी कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, काफ़ी बड़ा सेगमेंट है जिसको हम व्हीकल फाइनेंस कहते हैं। तो ये व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट में टिपिकली ट्रक्स, टेम्पोज, जो हमारे ट्रैक्टर्स, used cars, new cars, सब कुछ, everything that moves on wheels is covered in this sector which we call as vehicle finance। अभी vehicle finance की साइकिल क्या होती है? तो जैसे आप देखो कि कोई हम गाड़ी क्यों खरीदते हैं, बाइक क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमको खुद ट्रैवल करना है, और कभी कभी हम शो ऑफ के लिए खरीदते हैं ना। ये दो रीजन होते हैं कि हम गाड़ी और बाइक क्यों खरीदते हैं। बट कोई कोई आदमी जब भी ट्रक खरीदता है या ट्रैक्टर खरीदता है या टेम्पो खरीदता है, तो वो पर्सन जो है वो अपने शौक के लिए तो नहीं खरीद रहा है, ही वांट्स टू अर्न फ्रॉम दैट व्हीकल, है ना। तो अगर कोई टेम्पो या ट्रक खरीद रहा है और वो उससे अर्न कर नहीं सकता या कर सकता है, दैट विल डिटरमाइन के साइकिल कितना अच्छा है। तो हम व्हीकल फाइनेंस की जो फर्स्ट
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारी फ्रेट अवेलेबिलिटी इन द कंट्री क्या है। फ्रेट अवेलेबिलिटी का मतलब है कि इफ आई एम ओनर ऑफ द ट्रक, क्या मुझे इतना माल मिल रहा है कि मैं मुंबई से दिल्ली लेके जाऊं, या दिल्ली से नोएडा लेके जाऊं। तो क्या इज देयर एन इनफ मूवमेंट ऑफ गुड्स विच इज देयर इन द कंट्री। अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो हम क्या करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक जिसको हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग इकोनॉमी, के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो घूमते हैं, जैसे अगर कोल है तो कोल माइन करके हमको पावर प्लांट तक ले जाना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट लगता है। मारुति की फैक्ट्री में गाड़ियां बनती है, वो वहां से शोरूम तक पहुंचती है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट लगता है। तो ये सारा इंडस्ट्रियल डिमांड हो गया। सेकेंड पार्ट है जिसको हम एग्री इकोनॉमी बोलते हैं, कि जो क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, वो ग्रो कहीं और होते हैं और कंज्यूम कहीं और होते हैं, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। एंड थर्ड पार्ट जिसको हम बोलते हैं कि वो कंज्यूमर इकोनॉमी है, कि आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, तो वो माल कहीं से वेयर हाउस में आएगा और वेयर हाउस से आपके घर तक आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं कि इंडिया की फ्रेट अवेलेबिलिटी कैसी है। तो जैसे आप देखोगे ना, इंडिया में 2022, 23, 24 दीज वर द गोल्डन ईयर्स फॉर फ्रेट अवेलेबिलिटी, के ऑन एन एवरेज अगर एक ट्रक वाला जो है वो 2.5 ट्रिप्स अ मंथ कर सकता है। मतलब मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई एंड वापस मुंबई से दिल्ली, तो 2.5 टाइम्स उसको भाड़ा मिलता है। तो इस 2.5 वाला नंबर जो है ना, उसके ऊपर कोई भी नंबर इज वेरी गुड। तो लास्ट 3 साल ये नंबर 3 था, मतलब उनको महीने में 3 ट्रिप्स मिल रही है। तो ये लोग हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ कमाते हैं। तो इनकी कमाई बहुत अच्छी रही है, सारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की कमाई बड़ी अच्छी रही है। इसलिए आप देखोगे कि ये सेक्टर में कोई एसेट क्वालिटी इश्यूज नहीं आए, ग्रोथ भी बड़ा मस्त आया। एंड अब देखोगे तो एवरीथिंग वाज गुड फॉर द लास्ट 2-3 इयर्स, बट पिछले 6 महीने से थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। और स्लो डाउन मेनली क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि गवर्नमेंट थोड़ा सा स्लो पड़ गया था, प्लस इतना मॉनसून हुआ है। एग्री इकोनॉमी कहीं स्लो नहीं हुआ है, बट जनरली थोड़ा सा स्लो हुआ है। बट ये इतना स्लो नहीं हुआ है कि इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम्स। जैसे आप अगर कोई पास्ट स्टडी करना चाहता है, तो इंडिया में 2016 टू 18 वाज अ बैड सीवी साइकिल, के अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेट वगैरह काफी इम्पैक्ट हो चुका था। सिमिलरली वैसे 2011 से 13 भी एक वाज अ बैड सीवी साइकिल। तो इस बार का जो बैड साइकिल है ना, वो बहुत ही माइल्ड है उसके सामने। मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी वैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम 3 नंबर ऑफ ट्रिप्स जो है ना, वो 3 से गिर के 2.7 के आसपास आई है। वो 2.5 के नीचे जाएगी तो बड़ा प्रॉब्लम है, बट वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है ऐसा। प्लस एक दूसरा पॉइंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि व्हाट आर द प्राइजेज ऑफ द यूज सीवी व्हीकल्स। जैसे हमने अगर कोई ट्रक वालों को लोन दिया है, अगर वो लोन वापस नहीं दे रहा है, तो एक लेंडिंग कंपनी क्या करती है, वो उसका ट्रक रिपोजेस कर लेती है और उसको ओपन मार्केट में बेच के अपना पैसा रिकवर करती है। तो वो जो इसको हम कहते हैं यूज ट्रक प्राइजेस, तो यूज ट्रक प्राइजेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आप देखोगे बिटवीन 2021 एंड 23 ना, सारे ट्रक के दाम 30-40% बढ़ गए हैं। क्योंकि आयरन एंड स्टील कॉस्ट बढ़ गया है, वो BS4 से BS6 माइग्रेशन हुआ है, जो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो आपको ये सारी चीजें, आप अशोक लीलैंड का रिजल्ट देखोगे ना, तो आपको वो पर व्हीकल रियलाइजेशन में वो दिखेगा कि हाँ, न्यू ट्रक्स महंगे हो गए, इसलिए यूज ट्रक्स भी महंगे हो गए। सिमिलरली कार्स में भी वही हुआ है। तो ये पूरा जो सेगमेंट है, बाइक में भी वही हुआ है। मतलब हम, मेरे पास एक बाइक है जो हम 2018 में जो उसका दाम आ रहा था सेकेंड हैंड मार्केट में, आज भी उसका वही दाम आ रहा है, क्योंकि वो बेस बाइक के प्राइस ही 30% बढ़ गए। तो जब भी vehicle prices are strong, the truck drivers and the truck owners also don't want to lose their vehicle। वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि लोन भर दो ताकि मेरा गाड़ी मेरे पास से ना चला जाए। तो यहाँ पे we will say the cycle was very strong, it has become a little soft, but it is going to recover again in 2026, क्योंकि इंफ्रा, माइनिंग एंड एग्री, तीन सेक्टर में हमें रिकवरी दिख रही है। एग्री में तो आप देख ही रहे हो, बारिश इतनी अच्छी हुई है, तो एग्री प्रोड्यूस विल बी बम्पर। इंफ्रा एंड माइनिंग में गवर्नमेंट का ध्यान वापस आ गया है। आप जीएसटी अनाउंसमेंट ये सबसे देख सकते हो कि गवर्नमेंट को अभी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस करना है वापस। तो यहाँ पे आई वुड से कि इट इज नॉट अ बिग वरी। थोड़ा सा दिसंबर तक साइकिल वीक है, दिसंबर के बाद साइकिल ठीक हो जाएगा। सप्लाई साइकिल आप देखोगे तो बैंक्स आर नॉट वेरी एक्टिव इन दिस यूज सीवी स्पेस। यूज्ड कार्स एंड टू व्हीलर्स, तीन में बैंक ज्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि ये रिकवरी वाला बिजनेस बैंक को नहीं करना है।
उनके लिए बहुत टफ है इतने मैन पावर रखना और ग्राउंड पे स्टाफ रखना। तो यहाँ पे नए एंट्रेंट्स बहुत आसानी से आते नहीं हैं, और आते भी है तो एक्सेल करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि ये सीवी बिजनेस में आपको बहुत कलेक्शंस पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो ट्रक्स जिसको आपने लोन पे दिया है, दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। आज ये शहर में है, कल कोई दूसरे शहर में है, परसों कहीं और है। तो आपको वो जैसे ही आपके एरिया में आया, आपको उनसे कलेक्शन ले लेना है, नहीं तो कभी कभी वो पैसा इधर उधर खर्चा कर देते हैं। तो इट इज अ वेरी टफ कलेक्शन बिजनेस। तो इसमें चोला एंड श्रीराम आर द बेस्ट प्लेयर्स। चोला, श्रीराम, सुंदरम, ये लोग बहुत पुराने 50 साल से यही धंधे में हैं, एकदम पक्के खिलाड़ी है। कोई भी नया आके इतना कुछ कर नहीं पाया है, वो हम आगे थोड़ा देखेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द एसेट क्वालिटी साइकिल। वी हैव ऑलरेडी स्पोकन के बहुत ही थोड़ा सा डिमांड में वीकनेस है, तो ऐसा कोई बड़ा वरी नहीं है। थोड़ा सा एनपीए बढ़ेगा, बट नॉट समथिंग विच वी कैन से दिस विल ब्रेक द साइकिल। एंड दूसरा आप देखोगे तो डीजल प्राइसेस आर स्टेबल। ट्रक रीसेल वैल्यूज जैसे मैंने बताया, दे आर फुल। तो एसेट क्वालिटी में भी कोई बहुत वरी नहीं है। आरबीआई साइकिल आप देखोगे तो रेगुलेशन बड़ा स्टेबल है। ना कुछ खराब हुआ है, ना कुछ अच्छा हुआ है, इट इज स्टेटस को। सो आवर वर्डिक्ट इज के ये साल जो है, जिसको हम FY26 बोलते हैं, ये थोड़ा सा टाइम करेक्शन वाला साल होगा। यहाँ पे बड़ी बेट्स लेने का कोई फायदा नहीं है आपको। बट नेक्स्ट ईयर इज समवेयर वेयर देयर विल बी अ बिग रिकवरी। तो ये ईयर के एंड में अगर कहीं ना कहीं सस्ते मिलेंगे स्टॉक्स, तो वी कैन डेफिनेटली लुक एट दिस। एंड यहाँ पे भी हमें कंपनी स्पेसिफिक रहना है, ज़्यादा सेक्टर कॉल नहीं लेना है। तो देन दिस इज द लार्ज लिस्ट, 8 कंपनीज विच आर देयर इन दिस सेक्टर। तो स्टार्टिंग विथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जो सबसे बड़ी कंपनी है, 2.5 लाख करोड़ की बुक है, 2,60,000 टू बी प्रिसाइज। वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। अब आप ये ग्रोथ, आरओए देखो तो सब कुछ हाउसिंग फाइनेंस से यहाँ बेटर है। अगर आप देखोगे यहाँ ग्रोथ 17% है, आरओए ऑलमोस्ट 3.4% है, और आरओई 16%। तो ये मैं कहूँगा कि ग्रोथ और आरओई में एकदम मस्त वाला बैलेंस है। वैल्यूएशन भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो श्रीराम अभी 3-6 महीना में भी साइकिल इतना स्ट्रांग नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, बट इट कैन रियली बिकम अ गुड बेट लेटर ऑन। देन वी डिस्कस चोला। चोला इज द फ्लैग बेरर ऑफ द सेक्टर, जो 5.5 टाइम्स बुक पे ट्रेड करता है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। तो ये कंपनी की स्पेशलिटी है कि इसने व्हीकल फाइनेंस के अलावा भी बहुत सारे नए बिजनेसेस क्रिएट किए हैं इन्होंने। अभी एसएमई, पर्सनल लोन्स, लैब, होम लोन्स, ये 4 नए बिजनेसेस में दे हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल। सो इसलिए मार्केट ने इसको बहुत रीरेट कर दिया। ये 5.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। बट आप इसका ग्रोथ देखोगे तो जरूर श्रीराम से काफी ज्यादा है। बट इसकी आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, जो हम ROA की बात करेंगे, वो आप देखो तो वो 2.6% ही है। सो आई वुड से कि ये इसको समाओ FII का डार्लिंग स्टॉक है, इसलिए ये हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। 2 साल से स्टॉक कहीं गया नहीं है, प्रोबेबली 1 साल 1.5 साल और कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज सो एक्सपेंसिव फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी विच इट इज जनरेटिंग। सो चोला भी एक्चुअली वो टाइम करेक्शन वाले मोड में है स्टॉक। देन वी टॉक अबाउट महिंद्रा फाइनेंस। अगेन ये थोड़ा सा रूरल फाइनेंस में ज्यादा है। दिस इज अ ट्रैक्टर फाइनेंस एंड कार फाइनेंस हैवी कंपनी। यहाँ पे आप देखोगे वैल्यूएशन बड़े रीजनेबल है, ऐसा लगता है महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, सिर्फ 1.5 पे है। M&M तो बड़ा अच्छा कर रहा है, बट ये कंपनी इतना अच्छा नहीं कर रही है। इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है कि ये कंपनी अपने आप को एक कैप्टिव फाइनेंशियर की नज़र से देखती है। कैप्टिव फाइनेंशियर मीन्स कि वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो भी व्हीकल्स बिकते हैं उस पे लोन दे देती है। तो इसने अपना खुद का बिजनेस डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इन विच इज़ वाई ही इज ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ M&M टू गेट बिजनेस। एंड फिर इन्होंने कलेक्शंस वगैरह में भी कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये कंपनी में आप देखो हमेशा एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। So this is I would say a relatively less strong business model, and it has been struggling for last 8-10 years. ऐसा कुछ हो नहीं रहा है for us to say कि ये struggle खत्म होगी। तो though this is a cheap stock, there is not much upside in terms of business and earnings जो हम देख पा रहे हैं। Then we come to HDB Financial. This is a newly listed company. ये HDFC बैंक की subsidiary है। HDFC बैंक की सब्सिडी है, तो देर इज अ हेलो इफेक्ट अराउंड इट के ये अच्छा ही बिजनेस होगा। ये आप देखो तो 3.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। ग्रोथ रेट 18% है, बट इसकी भी आप प्रॉफिटेबिलिटी देखो, सिर्फ 2.2% के ROAs है। और
यहाँ दूसरा जो एक आपको मैं इंसाइट देना चाहूंगा कि देखो एनबीएफसी में अच्छे प्रॉफिट्स कब बनते हैं पता है, जब भी आप कोई भी एक स्पेस के लीडर हो। जैसे श्रीराम जो है ना, वो यूज्ड सीवीज का लीडर है, ही इज नंबर 1। उसको वहां से बहुत प्रॉफिट मिलता है, तो वो नए नए बिजनेसेस में जाता है। नए बिजनेस में प्रॉफिट आने को 3 से 5 साल लगते हैं। तो एक आपका जो कैश का हम बोलते हैं कि जो बेस बिजनेस या कोर बिजनेस है, वो श्रीराम के पास बिल्कुल है, चोला के पास बिल्कुल है। उसका व्हीकल फाइनेंस बिजनेस इज वेरी स्ट्रांग। महिंद्रा फाइनेंस के पास नहीं है, समहाउ वो महिंद्रा के व्हीकल्स पे ही डिपेंडेंट है। एचडीबी फाइनेंशियल है ना, बाय डिजाइन इट इज अ बैंक। वो स्टार्टिंग से ही 15-20 अलग अलग प्रोडक्ट्स करता है, तो उसके कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है जहां लीडर है और जहां वो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। तो ही इज ऑलवेज स्ट्रगलिंग। तो जब भी खराब साइकिल आती है तो उनके एनपीए बढ़ जाते हैं, उनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाता है। अच्छी साइकिल में इतना ज्यादा फायदा ले नहीं पाते हैं। तो एचडीबी फाइनेंशियल इज अगेन वी थिंक कि वो बिजनेस मॉडल थोड़ा सा ओके सा है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल नहीं है। तो यहाँ हम री रेटिंग की बात करेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि 3.5 times प्राइस टू बुक फॉर अ 2.2% ROA, 16-18% ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक बेस्ट लेफ्ट फॉर द फंड्स जो 12-15% रिटर्न से खुश हो जाते हैं। देन कमिंग टू एल एन टी फाइनेंस। एल एन टी फाइनेंस जो है वो एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। मैंने व्हीकल फाइनेंस में इसलिए डाला है क्योंकि इट हैज़ अ लार्ज टू व्हीलर एंड ट्रैक्टर पोर्टफोलियो। उसके अलावा द नेक्स्ट लार्जेस्ट पोर्टफोलियो इज माइक्रो फाइनेंस, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, एल एन टी फाइनेंस में एक बड़ा टर्न अराउंड चल रहा है लास्ट 1.5-2 साल से। जहाँ वह नया मैनेजमेंट आया था, वो रिस्क कम कर रहा है, वो लेंडिंग के तरीके सुधार रहे हैं। तो I think somewhere down the lane we will start seeing really good numbers from L&T Finance। आप देखोगे तो उसका ROA ऑलरेडी 3% के आसपास टच कर रहा है। ROE थोड़ा कम है 11%, क्योंकि ये अपनी कैपेसिटी के सामने अभी छोटा है। 2 साल की और ग्रोथ एंड ये ROE 14-15% हिट कर जाएगा। L&T फाइनेंस का यहाँ प्राइस गलत है, और 240 प्राइस है, तो 2.5 times प्राइस टू बुक पे है। बट L&T फाइनेंस इज वन नेम विच कैन डू वेल इन द स्पेस, जहां साइकिल इसको फेवर करेगा, क्योंकि टू व्हीलर और ट्रैक्टर में साइकिल अच्छा है। ट्रक्स एंड टेम्पोज में और यूज्ड कार्स में साइकिल अगले साल अच्छा होगा। तो एल एन टी फाइनेंस वो स्वीट स्पॉट में है कि मैक्रो साइकिल भी अच्छा है एंड माइक्रो लेवल पे कंपनी भी अपनी स्ट्रैटेजी एंड अपनी टेक्निक्स ऑफ लेंडिंग वगैरह बदल रही है। तो एल एन टी फाइनेंस कैन बी वन स्पेस वेयर you guys can study deeper and think। सुंदरम फाइनेंस अगेन ग्रेट कंपनी, हमेशा से कंजर्वेटिव लेंडर्स रहे हैं। आप प्रॉफिटेबिलिटी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 58 years में कभी पैसा रेज नहीं किया है मार्केट से, हमेशा अपने ही पैसे पे ग्रो कर लेते हैं। तो दीज आर ऑल ग्रेट कंपनीज, बट अगेन 3.84 times प्राइस टू बुक पे ये ट्रेड कर रही है। एंड ग्रोथ रेट्स जो लास्ट ईयर थी वर्सेस दिस ईयर, ग्रोथ रेट्स कम होने वाली है। तो वी आर इन अ डिसिलरेटिंग फेज। तो यहाँ पे भी आई वुड से कि कोई बहुत ज्यादा जूस नहीं है इन्वेस्टर के लिए। बट ऑब्वियसली जो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है, दिस इज अ ब्रिलियंट कंपनी, ब्रिलियंट बिजनेस। बट हाँ, 12-13% से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना विल नॉट बी रियली अ ग्रेट आइडिया हियर। इंडोस्टार अगेन एक ही इज ट्राइंग टू बिकम अ यूज कमर्शियल व्हीकल प्लेयर। सिर्फ 8,000 करोड़ की बुक है, बहुत ही छोटी कंपनी है, प्राइवेट इक्विटी ओन्ड है, ब्रुकफील्ड ओन्ड है। तो ये लोग कहीं ना कहीं काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था लास्ट ईयर तक कि ये लोग एक यूज सीवी स्पेस में अपना नाम बनाएंगे। यूज सीवी, इफ यू आस्क मी टुडे, देर आर ओनली 2 spaces इन द होल लेंडिंग स्पेस जहां आज भी आप नई कंपनी बनाओ और अच्छे से काम करो तो 5 साल बाद बड़ी अच्छी कंपनी बन सकती है। तो वन इज यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स एंड सेकेंड इज गोल्ड फाइनेंस। तो इंडोस्टार ने बड़ी सॉलिड एंट्री करी थी ये स्पेस में। तो इनकी स्टार्ट बड़ी टर्बुलेंट थी, इन्होंने आईएफएल का पोर्टफोलियो अक्वायर किया था, बट फिर उन्होंने बहुत लॉस ले लिया एंड देन दे स्टार्टेड अफ्रेश। तो वहाँ एक बड़ी अच्छी टीम भी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली 4-5 महीने पहले वो सारी टीम चली गई है वहाँ से। एंड अभी नाउ दे आर नाउ कमिंग अप विद अ न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ लैप लोन्स वगैरह वगैरह। तो आई थिंक इंडोस्टार का बिजनेस मॉडल अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ है, और जहाँ बिजनेस मॉडल स्टेबलाइज नहीं हुआ है वहाँ आरओई वैल्यूएशन ये सब की बातें करके इतना फायदा नहीं होता है। सो वी लीव इट एट दैट। एंड देन मुथूट कैपिटल, अगेन ये ब्लू मुथूट वाले ग्रुप की कंपनी है, नॉट द रेड मुथूट जो गोल्ड लोन वाला लिस्टेड है। ब्लू मुथूट में मुथूट माइक्रोफिन एक और कंपनी लिस्टेड है, और ये मुथूट कैपिटल। तो ये कंपनी टू व्हीलर लोन्स देती है। टू व्हीलर लोन्स देना इज
अ गुड ये बिजनेस, बट वो बहुत सिक्लिकल होता है क्योंकि टू व्हीलर में साइकिल्स आर वेरी डीप। तो ये कंपनी पास्ट में भी काफी खराब साइकिल में फंस गई थी। अभी भी उन्होंने ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया है, तो यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। तो ये भी मतलब थोड़ा सा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ही है, बिजनेस मॉडल स्टेबलाइज नहीं हुआ है यहाँ। तो आई थिंक यहाँ प्रमोटर्स बड़े अच्छे हैं, ग्रुप बड़ा अच्छा है। तो कभी भी मैनेजमेंट कुछ अच्छा टर्न अराउंड करता है तो दिस इज अ स्पेस टू लुक एट, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो सच साइन which we can see. So just I'll summarize this whole vehicle finance space. Chola and Sundaram, they are very strong business models, but valuation are very high, so time correction हो सकता है यहाँ पे. Shriram, it looks like the best amongst all, a good compounding candidate. HDB Financial हमने discuss किया, jack of all, master of none. L&T Finance, very good turnaround happening. स्टॉक भी अच्छा चल गया है, बट इट्स लाइक कंपाउंडिंग वाले इन्वेस्टर्स ये देख सकते हैं. एंड देन M&M, इंडोस्टार, मुथूट कैपिटल, दे आर ऑल वेरी चीप प्राइस टू बुक पे, बट उनके बिजनेस मॉडल में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स है. सो दिस आई थिंक इज अ गुड समरी ऑफ द व्हीकल फाइनेंस स्पेस. Now we will go to the most, I would say the star of the whole lending space, gold finance space. तो gold loan as a product, आप लोग को मोरलेस पता है कि लोग गोल्ड देते हैं और उसके लाइक 100 रुपीज का गोल्ड देते हैं, उसके सामने 70-75 रुपीज की लोन उनको मिलती है. वो लोन जनरली वो लोग अपने बिजनेस नीड्स के लिए या वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए यूज करते हैं. तो गोल्ड लोन एक बहुत पुराना प्रोडक्ट है, बट क्या होता है ये प्रोडक्ट जब भी गोल्ड प्राइसेस अच्छे चलते हैं तभी ये प्रोडक्ट एकदम पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि सारे लोग भी गोल्ड की बात करते हैं, कंपनीज भी मार्केटिंग करने लगती है, बैंक्स भी गोल्ड लोन की मार्केटिंग करने लगती है. तो ये जो गोल्ड प्राइस जब भी अच्छा चलता है ना, तब ये सेक्टर का गोल्डन टाइम आता है. तो वेरी सेफ टू से कि ये सेक्टर इज अ वेरी वेरी सेक्युलरली ग्रोइंग सेक्टर. लाइक आज से 10 साल बाद ये सेक्टर और बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा यहाँ से. बट जब भी गोल्ड प्राइस स्ट्रांग होते हैं ना, तब ये सेक्टर कुछ ज्यादा ही फास्ट ग्रो करता है. तो वी आर इन दैट फेज वेयर गोल्ड प्राइस इज वेरी स्ट्रांग. आप लोगों को ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हमारे ग्रीनेज के वेबसाइट पे भी हमने 2023 में एक आर्टिकल लिखा था कि ये पूरा डेकेड गोल्ड के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है, एंड विच इज वाई गोल्ड लोन कंपनीज कैन रियली डू वेल. तो गोल्ड लोन के लिए वो गोल्ड प्राइस इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग टेल विंड. सेकेंड इज के जो अनसिक्योर्ड लोन्स में पेन है, हमने स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था कि पर्सनल लोन्स, माइक्रो फाइनेंस लोन्स, माइक्रो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स इन माइक्रो लैप, ये 4 सेगमेंट में पेन है. तो जब भी ये सेगमेंट में पेन होता है और लोन इजीली मिलता नहीं है, तो तभी फिर कस्टमर अपना गोल्ड यूज करता है, क्योंकि उसको लोन तो चाहिए. तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल लीवर ऑफ ग्रोथ है कि बिकॉज अदर लोन्स आर नॉट अवेलेबल इजीली, पीपल आर टेकिंग गोल्ड लोन्स. तो यहाँ डिमांड साइड बड़ा सॉलिड लग रहा है, इतना सॉलिड लग रहा है कि पूरा सेक्टर इटसेल्फ कैन ग्रो एट 20 से 25% इन दिस ईयर, एंड प्रोबेबली 20-25% इन नेक्स्ट ईयर. अभी हम ये 20 से 25% बोल रहे हैं, व्हेन द होल सेक्टर जो इंडिया का लेंडिंग सेक्टर है इज ग्रोइंग एट ओनली 9-10%. तो ये 2.5 टाइम्स द सेक्टर ग्रोथ पे चलेगा. तो अगर हम जस्ट क्विकली रिवाइज करें, हमने कहा था कि ट्रेडिशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज विल ग्रो एट 10-12%, अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर इज ग्रोइंग एट 10-12%, देन व्हीकल फाइनेंस एज ए सेक्टर जो है वो भी करीब 12-13% से ही ग्रो करेगा. बट गोल्ड लोन इज वन सेक्टर जहां पूरा सेक्टर 20-25% से ग्रो करेगा. तो द ग्रेट कंपनीज इन दिस सेक्टर विल ग्रो इवन फास्टर. तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ, मोमेंटम सब कुछ है. सप्लाई की बात करें कि यहाँ सो गोल्ड लोन ऐसा है ना कि जब भी गोल्ड प्राइस बढ़ता है तो बहुत सारे नए प्लेयर्स आ जाते हैं. जैसे 2020, 21, 22 में आप देखो तो बजाज फाइनेंस ने भी डबल डाउन किया गोल्ड लोन पे. फिर कहीं ना कहीं ये दूसरे जो IIFL बहुत जोर से आगे बढ़ा, कैप्री ग्लोबल घुस गया, धनवर्षा फाइनेंस करके कंपनी है वो इसमें आ गया, इतनी सारी बैंक्स आ गई थी गोल्ड लोन में. फिर 22-23 में हमने देखा कि थोड़ा गोल्ड स्लो हो गया था, तो वापस कंपटीशन थोड़ी स्लो हो गई. तो ये गोल्ड लोन बिजनेस ऐसा है ना कि जिसको हम कहेंगे इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट अ गोल्ड लोन बिजनेस. आप और मैं भी कल से कर सकते हैं शुरू. एक प्लेस भाड़े पे ले लो, 2 वैल्यूअर्स रख लो और आप कर सकते हो. बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेल. व्हाई इज इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेल? क्योंकि ये बहुत ही ऑपरेशनली हेवी बिजनेस है.
मतलब यहाँ पे इतना लोग जब भी आप सोचते हो गोल्ड लोन लेने आते हैं तो लोग क्या क्या करते हैं पता है? लोग अपना बैंगल लेके आएंगे, अंगूठी लेके आएंगे, इयररिंग्स लेके आएंगे, नेकलेस लेके आएंगे। ऐसे हर एक छोटा छोटा पीस को आप वैल्यू करोगे, सही है कि नहीं असेस करोगे, उसके बाद उसको ढंग से लॉकर में स्टोर करोगे। फिर वो घर में कोई शादी होगी या कोई दशहरा दिवाली आ गई तो कस्टमर आके बोलेगा कि मुझे मेरा बस वो पेंडेंट वापस दे दो। तो आपको पार्शियल रीपेमेंट ऑफ लोन। तो इट इज वेरी वेरी ट्रांजैक्शनली हेवी बिजनेस एंड इट इज अ फिजिकल बिजनेस। ये डिजिटली नहीं हो सकता है ये बिजनेस। यहाँ पे आपको ब्रांचेस चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो यहाँ लोग घुस तो जाते हैं, बट गोल्ड लोन बिजनेस में एक रूल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका पर ब्रांच एयूएम अगर 6 करोड़ के नीचे है ना, तो आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, आप स्ट्रगल ही करोगे। तो इसमें क्या होता है, आप एक नई ब्रांच खोलोगे ना, फर्स्ट 2-3 करोड़ का लोन बहुत इजीली मिल जाएगा। बट बिकॉज आपको ब्रांच रखना है, स्टोरेज रखना है, एम्प्लॉयज रखने हैं, आपके खर्चे बहुत होते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक हाई फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस है। कोई भी हाई फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस प्रॉफिट कब बनाता है, जब वो एक ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर पहुंचता है। तो जनरली फॉर एनबीएफसी दैट ब्रेक इवन पॉइंट इज 6 करोड़ एंड फॉर बैंक्स इट इज 15 करोड़। क्योंकि बैंक 11-12% पे लोन देती है, एनबीएफसी जनरली 16 से 18% पे लोन देती है। तो ये गोल्ड लोन की एक जो सीक्रेट सॉस जो बोलते हैं कि चालू कोई भी कर सकता है बट एक्सेल कोई नहीं कर सकता है, इसलिए कंपटीशन इवन टुडे इज राइजिंग। जैसे पूना वाला ने कहा है वो 400 ब्रांचेस खोलेंगे। फिर चोलामंडलम ने मुथूट से एक पर्सन को हायर किया है, वो लोग 200-250 ब्रांचेस से शुरू कर रहे हैं। एल&टी फाइनेंस ने पॉल मर्चेंट नाम की कंपनी को अक्वायर किया है, वो 150-200 ब्रांचेस से शुरू कर रहे हैं। तो गोल्ड लोन में कंपटीशन आ रही है, बट हमारा मानना है कि मार्केट इतने स्ट्रांग ग्रोथ पे है कि जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स है वो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका नेटवर्क पूरा वेल इस्टेब्लिश्ड है। और दूसरा क्या होता है कि जब भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सेम कस्टमर बोल रहा है कि यार अरे मेरे गोल्ड पे 100 के सामने तुमने 75 दिया था, बट वो 100 का गोल्ड ही 150 हो गया, तो मुझे और 25-30 रुपए एक्स्ट्रा दे दो। तो ये जो इसको हम कहते हैं कि रीप्राइसिंग ऑफ द गोल्ड लोन, तो अगले 1 साल 20-30% ग्रोथ तो ये रीप्राइसिंग से ही आ जाएगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर एक भी नया कस्टमर किसी के ब्रांच में नहीं आता है, तो भी आपकी 25 से 30% ग्रोथ अगले 1 साल में जस्ट आउट ऑफ द रीप्राइसिंग ऑफ द गोल्ड हो सकती है। तो दिस इज अ पोटेंशियल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम कोई प्रोजेक्शन नहीं कर रहे, हम एक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। सो यहाँ आई वुड से डिमांड इज वेरी स्ट्रांग, सप्लाई साइड इज कॉम्पिटिटिव बट नॉट समथिंग दैट विल डिसरप्ट द मार्केट। और 2022 में ना मन्नपुरम ने प्राइस तोड़ के देख लिया था कि प्राइस तोड़ के कभी अच्छा नहीं होता है। एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि बैलेंस शीट ग्रो करने के लिए आरओए और आरओई चाहिए, नहीं तो बैलेंस शीट ग्रो कितने साल कर पाओगे आप, है ना? तो फाइनेंस सेक्टर में दिस आरओए आरओई एंड बैलेंस शीट का लिंकेज इटसेल्फ इज गोइंग टू डिसिप्लिन द प्लेयर्स। एसेट क्वालिटी साइकिल देखो, अच्छी गोल्ड की प्राइस अच्छी चलती है तो एसेट क्वालिटी ना करे तो बेटर है। इट इज जस्ट कि आपका प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। अगर आपको कस्टमर ने आके सिल्वर का कड़ा दे दिया और उस पे गोल्ड प्लेटिंग है और आपके स्टाफ ने उसको पकड़ा नहीं, तो आपका चूना लग गया, सो देन यू कैन रियली लूज मनी। सो अगर ऑपरेशनली आप गोल्ड की क्वालिटी सही है वो देख लो, तो कोई एसेट क्वालिटी रिस्क यहाँ है नहीं। दिस becomes important when gold price crashes। तो कभी गोल्ड प्राइस 15-20% क्रैश हुआ ना, तब हम इसकी चिंता करेंगे, तब ये सेक्टर ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू डू वेल। सो ये सेक्टर में अभी जो भी अच्छी अच्छी बातें हम कह रहे हैं, इसको मैं आपको एक ही चीज की ध्यान रखनी है कि गोल्ड प्राइस में अगर जोर से क्रैश आता है कभी, तो वी हैव टू रियली दिस सेक्टर विल नॉट डू वेल। देन देयर इज वन मोर ट्रिगर हियर कि आरबीआई साइकिल। यहाँ आरबीआई ने अगर आप मई जून में देखोगे ना, तो आरबीआई ने नई गाइडलाइंस लेके आया है कि उन्होंने गोल्ड लोन्स का बिजनेस थोड़ा इजी बना दिया है। उन्होंने एलटीवीज जो 75% की जगह 85% कर दिया है, विच मीन्स आप सेम गोल्ड के सामने थोड़ा और पैसा दे सकते हो। प्लस उन्होंने एक नई गाइडलाइन लाई है कि इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए भी आप गोल्ड लोन दे सकते हो। तो आरबीआई कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आरबीआई ऑल्सो वांट्स कि इंडिया में अनसिक्योर्ड लेंडिंग ज्यादा ना हो, बट गोल्ड बैक लेंडिंग ज्यादा हो। और इसके पीछे का रीजन ये है कि इंडिया के पास 25,000 टन गोल्ड है। आज सारी गोल्ड लोन कंपनीज के पास मिला के 1,000 टन का गोल्ड भी नहीं है, विच मीन्स कि अगर इंडिया में जितना भी गोल्ड है, नॉट इवन लाइक 10% ऑफ दैट हैज बीन यूज्ड फॉर लोन। इनफैक्ट दैट नंबर विल बी 4 और 5% ओनली, नॉट मोर। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पे, बट ऑब्वियसली स्लोली होता है। कोई
कोई आदमी जस्ट बिकॉज गोल्ड प्राइस बढ़ गया तो गोल्ड लोन लेने जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट हैज़ टू बी अ बिजनेस अच्छा करेगा तो गोल्ड लोन की डिमांड आती है, क्योंकि बैंक हर बिजनेसमैन को चाहिए उतना लोन नहीं देता है। And then we say कि what is the verdict? So yes, this is the star sector of the कि जहाँ एसेट क्वालिटी इशू नहीं है, यहाँ प्योर परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा। सो FY 26-27 बोथ सीम लाइक गुड ईयर्स अहेड। नाउ वी कम टू द प्लेयर्स। यहाँ थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा बिकॉज दिस इज अ प्लेस वेयर देर इज गुड ग्रोथ। सो देर आर 5 गोल्ड लोन NBFCs। बैंक्स को हम यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे मान लो कि जो लार्जेस्ट बैंक है SBI और कैनरा, उनके लिए हार्डली लाइक 5-10% ऑफ द पोर्टफोलियो इज गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन अच्छा भी कर लेगा तो भी डज नॉट मूव द नीडल फॉर देम। सो यहाँ पे हमने वही बिजनेसेस डाले हैं वेयर गोल्ड लोन बिजनेस कैन एक्चुअली मूव द नीडल फॉर देम। तो उसमें द लार्जेस्ट इन द बेस्ट कंपनी इज मुथूट फाइनेंस। ये लोग करीब 100 साल से गोल्ड लोन्स कर रहे हैं, इवन बिफोर वी अटेन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। वो जमाने से ये लोग गोल्ड लोन्स कर रहे हैं। तो दे आर लाइक द ओल्डेस्ट प्लेयर, द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, द बेस्ट प्लेयर, जो भी एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं वो आप करिए। ये स्टॉक अभी काफी रैली हुआ है, 2000 से 3000 की ओर गया है। 4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, महंगा है, नॉट टू से, बट अगर आप इसका ROA और ROE देखोगे ना, तो अब तक हमने जितनी भी कंपनीज देखी है उसमें हाईएस्ट ग्रोथ ROA ROE सब इसी का रहा है। तो जो हम कहते हैं ना कि मार्केट एक प्राइस टू बुक या अच्छे वैल्यूएशन के लिए क्या देखता है, नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 ROA ROE का कॉम्बिनेशन वो देखता है। तो यहाँ इट टिक्स ऑल दी बॉक्सेस के आगे की ग्रोथ भी अच्छी लग रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। तो देर इज नो रीजन फॉर कि अपने सी वेन देर आर गुड टाइम्स, महंगे स्टॉक्स और महंगे हो सकते हैं। तो इसको हम पास्ट के कंपैरिजन में महंगा बोलेंगे, बट आप देखोगे चोला भी एक टाइम पे 3 टाइम्स पे ट्रेड करता था। जब उसका अच्छा टाइम शुरू हुआ फास्ट ग्रोथ ROE ROE का, तो 3 टाइम्स से 6 टाइम्स प्राइस टू बुक चला गया था। दिस इज अ पीरियड बिटवीन 2022 एंड 24 दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर चोला। तो मुथूट के लिए ये हो सकता है, शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर सोचे कि अरे इतना, इट इज अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, गोल्ड लोन हैवी कंपनी है, कभी गोल्ड प्राइस गिर गया तो वो मार्केट अपना कॉल लेगी। बट मुझे लगता है कि 4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे लेके भी आपको 20-22 मे बी 24% ROE कमाने मिलेगा। सो ROE जनरली ट्रांसलेट इनटू योर बुक वैल्यू कंपाउंडिंग, एंड बुक वैल्यू कंपाउंडिंग कैन ट्रांसलेट इनटू स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग ऑल्सो। सो अगर हम पूरे BFSI स्पेस लाइक बैंक्स NBFCs, ये स्पेस में टोटल 88 कंपनीज है। ये 88 कंपनीज में देखेंगे ना, तो हाईएस्ट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो लास्ट ईयर तक बजाज फाइनेंस के पास था। ये साल से वो दैट क्राउन विल कम टू मुथूट फाइनेंस। जो ग्रोथ एंड ROE का कॉम्बिनेशन जो बोलते हैं वो, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 महीने की बात है। दिस थिंग कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 18 months। So though this is a large cap, this is well priced, there is business compounding which is happening here. Next, Manappuram, IIFL Finance, Fedfina Capital, ये 4 कंपनी डिस्कस करूंगा। उसके पहले आई रियली वांट टू टॉक अबाउट अ पैरामीटर विच इज कॉल्ड पर ब्रांच AUM। जो हमने बोला ना कि गोल्ड लोन प्लेयर अच्छा है कि नहीं वो आपको जज करना है, तो आपको पर ब्रांच AUM देखना है। 6 करोड़ इज द लक्ष्मण रेखा के, 6 करोड़ के नीचे है तो वो कंपनी कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाती हो। तो इसमें हम देखेंगे ना, तो मुथूट फाइनेंस इज एट नंबर 1 विच इज 21 करोड़ पर ब्रांच। अभी मन्नापुरम जो है वो खाली 7 करोड़ पर ब्रांच है। अभी आप सोचो कि मन्नापुरम और मुथूट की ब्रांचेस मोस्ट ऑफ दी जगह पे बाजू बाजू में है। सब ब्रांचेस इन्होंने खोली है बिटवीन 2010 टू 2014। ये 4 साल में इन्होंने 4-4 हजार ब्रांचेस खोल दिए दोनों प्लेयर्स। तो ऐसा क्यों है कि एक प्लेयर 21 करोड़ पर ब्रांच पे है और एक प्लेयर 7 करोड़ पर ब्रांच पे है? अभी जैसे मैंने कहा था कि इसमें खर्चे बड़े लगते हैं। खर्चे क्या होते हैं? आपका रेंट, आपके एम्प्लॉयज, आपका लॉकर स्टोरेज, है ना, तो और आपका स्टाफ को सर्विस करने का कॉस्ट जो होता है। तो अभी मन्नापुरम और मुथूट दोनों के लिए वो कॉस्ट तो मोर और लेस सेम है, क्योंकि दोनों के पास ब्रांच है, दोनों के पास एम्प्लॉयज है, दोनों के पास लॉकर्स एंड स्टोरेज फैसिलिटी है। बट मन्नापुर मुथूट फाइनेंस 3 गुना पैसा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास 3 गुना AUM है वहां। तो ये जो AUM पर ब्रांच जो है ना, ये जब तक बढ़ते रहता है ना, तब तक ये कंपनीज बहुत प्रॉफिट्स बनाती रहती है। तो मुथूट फाइनेंस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द सेक्टर। आप वो ROA एक पर नजर डालो,
और AUM पर ब्रांच पे नजर डालो, आपको दिखेगा कि मुथूट फाइनेंस का ROA 5% है। ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि उसका पर ब्रांच AUM सबसे ज्यादा है। मन्नापुरम, नाउ कमिंग टू मन्नापुरम, तो मुथूट फाइनेंस हमने डिस्कस कर लिया। मन्नापुरम में अभी प्रमोटर चेंज हुआ है, जो उसके पुराने फाउंडर प्रमोटर्स थे उन्होंने बेन कैपिटल एक प्राइवेट इक्विटी को बेच दिया है। तो ये स्टॉक ने भी काफी रैली किया है, ये 2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे है। तो मुथूट के सामने लगेगा कि ये बड़ा सस्ता है, बट ये सस्ता होने का एक रीजन भी है। आप पर ब्रांच AUM देखो, आप ROA ROE दोनों का कंपैरिजन देखो, आप ग्रोथ का कंपैरिजन देखो। तो सस्ती चीज होती है तो हमें हमेशा पूछना है कि ये क्यों सस्ता है। तो यहाँ ये रीजन है कि ये सस्ता है। अभी मणप्पुरम बहुत ट्राई कर रहा है कि दे वांट टू गेट देयर ग्रोथ बैक, क्योंकि ग्रोथ आएगा तो ही वैल्यू बनेगी। बट उनके माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में भी बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। आप ये देखोगे ना, प्रपोर्शन ऑफ गोल्ड लोन बिजनेस, तो मुथूट का 40% नॉन गोल्ड में है, और उसमें उनका माइक्रो फाइनेंस में खूब प्रॉब्लम है। अभी और 1-2 क्वार्टर उनका प्रॉब्लम चलेगा माइक्रो फाइनेंस। तो मणप्पुरम में अर्निंग्स अपसाइड आने में बड़ा टाइम लगेगा। ये साल ऐसे कोई अर्निंग्स अपसाइड नहीं है। वो तो स्टॉक अभी वो बाय बैक एंड वो ओपन ऑफर और न्यू प्रमोटर ये सब के एक्साइटमेंट में चला हुआ है। बट यहाँ पे रिटर्न बनने में टाइम लगेगा। भले ये पुराना प्लेयर है, बट इट वाज नेवर अ वेल मैनेज्ड कंपनी। नाउ दे आर ट्राइंग टू चेंज, बट चेंज को हमेशा टाइम लगता है। सो बिटवीन मन्नापुरम एंड मुथूट, आई थिंक मुथूट इज वेयर द होल शो विल बी। देन वी कम टू IIFL फाइनेंस। इसका गोल्ड लोन बुक इज ओनली 35%, बट ये भी एक बड़ा अच्छा बुक है। ये लोग ने 2018 से 2023-24 बहुत मेहनत की है गोल्ड लोन बिजनेस में। सो दे ऑल्सो हैव अ गुड गोल्ड लोन बिजनेस, बट अनफॉर्चुनेटली इनको RBI ने इनके गोल्ड लोन प्रैक्टिसेस पे कुछ बैन लगा दी थी, तो इनका गोल्ड लोन बुक काफी गिर गया था। बट स्टिल वो 9 करोड़ पर ब्रांच पे है। ये सारे नंबर्स जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मार्च 25 के है। अगर हम जून 25 देखेंगे तो ये सारे नंबर्स इंप्रूव हो गए हैं। तो IIFL फाइनेंस जो है, ये भी काफी अच्छा करेगा गोल्ड लोन्स में, वी हैव नो डाउट्स अबाउट इट। हाँ, जो प्रॉब्लम है वो MSME, जो हम अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स या बिजनेस लोन्स जो बोलते हैं ना, वो सेगमेंट में प्रॉब्लम है। वो करीब 2 क्वार्टर चल सकता है वो प्रॉब्लम। सो आई जस्ट थिंक के 2 क्वार्टर के बाद IIFL में ओवरऑल सब कुछ ही ठीक हो सकता है। तो दैट इज वाई आई जस्ट फील दैट IIFL पे आप ये रखो। एंड जब भी परफॉर्मेंस सुधरने की आपको ये दिखती है, यू कैन थिंक, बिकॉज इट इज चीप। ROA ROE, don't go by ROA ROE, because last year was a very problematic year for them. I think there will be a big recovery. ये ROA 2.5% जा सकता है, ROE 10-11% जा सकता है। तो IIFL can do well, but yeah, it is right now under some bit of problems. तो जो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, टर्न अराउंड खेलना चाहते हैं, तो IIFL पे ध्यान रख सकते हो। देन वी कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी कॉल्ड फेडफिना। ये फेडरल बैंक की NBFC है। ये कंपनी मेनली 2 बिजनेस करती है, गोल्ड लोन्स एंड स्मॉल लैप या स्मॉल मॉर्गेजेस जिसको कहते हैं। तो ये पूरे सिक्योर्ड बिजनेसेस है। ये कंपनी में लास्ट ईयर एक प्रॉब्लम हो गया था। इनके स्मॉल लैप बिजनेस में थोड़े से प्रॉब्लम्स आए थे, फिर मैनेजमेंट चेंज हुआ, बहुत सारे करेक्टिव एक्शंस लिए। बट आप ये जो नीचे वाला टेबल देखोगे ना, तो उनका गोल्ड लोन AUM पर ब्रांच देखो, वो 12 करोड़ है। तो दे आर द सेकेंड बेस्ट गोल्ड लोन प्लेयर इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। एंड हमारे जो मार्केट चेक, चैनल चेक से भी हमको यही पता चलता है कि उनकी प्रोसेसेस बड़ी अच्छी है। प्रोसेसेस का मतलब होता है कि गोल्ड वाला आया, हमने गोल्ड को ढंग से इवेल्युएट किया, उसको ढंग से स्टोर किया, कस्टमर को सही इंटरेस्ट चार्ज किया, टाइम पे उसका लोन रिमाइंडर्स दिए। तो ये जो सारा बिजनेस प्रोसेस जो बोलते हैं ना, तो अगर मुथूट नंबर 1 है, तो वी वुड क्लियरली से फेडफिना इज नंबर 2। तो इसके प्रोसेस अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, फेडरल बैंक की सब्सिडरी है, तो बोरोइंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके पास लायबिलिटीज भी बड़े आसानी से आ जाती है। तो दिस कंपनी इज ऑल्सो वेरी वेल प्लेस टू राइड द गोल्ड लोन बूम। एंड इसमें मुथूट से भी एक अच्छी बात यह है कि गोल्ड लोन बूम जब भी खत्म हो जाएगा, सी कोई भी बूम इनफाइनाइटली नहीं चलता है। ये हम सोच रहे कि गोल्ड लोन अगले 18 महीने तो अच्छा है, बट 18 महीने के बाद मान लो गोल्ड प्राइस क्रैश हो गई या गोल्ड प्राइस बढ़ी नहीं, तो ऑटोमेटिकली हम हाई बेस के बाद स्लो हो जाएंगे। तो उसके पास एक दूसरा बिजनेस भी है विच इज स्मॉल लैप, जहां वो अच्छे से ग्रो करता है। इट इज अ गुड प्लेयर, अ स्मॉल प्लेयर इन अ वेरी लार्ज टारगेट मार्केट। तो ये सेटअप फेडफिना का बड़ा अच्छा है।
नया मैनेजमेंट आईसीआईसीआई बैंक से उनके एमडी आए हैं, तो एकदम प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन है, तो प्रोसेसेस एकदम ठीक ही चलाते हैं, ठीक करते हैं। तो फेडफिना इज समथिंग विच कैन रियली बी अ डार्क हॉर्स। ये जो आरओए आपको 1.6 और 9% दिख रहे हैं, ये लास्ट ईयर उनमें प्रॉब्लम हुआ था, जो मैंने कहा था स्मॉल लैप में। दिस कैन वेरी इजीली गो टू 2.5-3% ऑन आरओए एंड 14-15% ऑन आरओई। तो जो डेल्टा इंप्रूवमेंट है वो फेडफिना में सबसे बेहतर है, और जो परफॉर्म करते रहेगा, वो जो परफॉर्मिंग मशीन है वो मुथूट फाइनेंस है। जो टर्न अराउंड कैंडिडेट है वो आईआईएफएल है। एक कैप्री ग्लोबल एक नया प्लेयर आया है, सो ये प्लेयर ने भी बहुत फास्ट ग्रो किया है। मतलब ये लोग कुछ भी नहीं थे 5 साल में, और 5 साल में इन्होंने भी बहुत बड़ी 8-10 हजार करोड़ की गोल्ड लोन बुक खड़ी कर दी है, 1000 ब्रांचेस डाल दी है। पर जैसे क्या इतनी फास्ट ग्रोथ होती है, तो आपकी प्रोसेसेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है। तो मुझे लगता है ये कंपनी ये साल थोड़ा प्रोसेस कंसोलिडेशन करेगी, और इसके दूसरे बिजनेसेस भी है, रियल एस्टेट, एसएमई वगैरह, वहाँ पे थोड़ा सा पेन भी है। तो आई विल समराइज दिस सेक्टर नाउ कि मुथूट फाइनेंस बहुत डिस्कशन कर लिया कि बेस्ट ऑफ एवरीथिंग यू गेट इन दिस स्टॉक। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, बट कंपाउंडिंग ऑफ बिजनेस कैन कंटिन्यू। Manappuram, good potential in the future, but for now it is very well priced. यहाँ 6-9 महीने लगेंगे ठीक होने में चीज़ों को। IIFL Finance, good play on gold. Valuations are also cheap. Non-gold में issue है, but it can be a turnaround candidate. Fedfina looks like the best turnaround candidate amongst everyone कि he is ready to perform, वैसे वाला candidate लग रहा है। कैप्री ग्लोबल आई थिंक बहुत फास्ट ग्रोथ के बाद वहाँ थोड़ा उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है, प्रोसेसेस इंप्रूव करने की ज़रूरत है। सो कैप्री ग्लोबल भी हमारे लाइक वॉच लिस्ट में है, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे ऐसा है दैट मन मुथूट, आईआईएफएल, फेडफिना, सो मैक्सिमम प्लेयर्स जिसमें आप ज़्यादा स्टडी कर सकते हो, आप पोर्टफोलियो के लिए इवैल्यूएट करते हो, वो ये स्पेस में दिख रहे हैं। देन वी कम टू वन मोर इंटरेस्टिंग स्पेस, माइक्रो लेंडिंग। माइक्रो लेंडिंग मीन्स लेंडिंग टू पीपल हु आर नॉट सैलरीड क्लास, जो हम एफ्लुएंट क्लास, मिडिल क्लास नहीं, ये एक सेगमेंट और नीचे होती है ना। जो माइक्रो फाइनेंस हम बोलते हैं गांव में होता है, गांव में नहीं होता है, वो गांव के अलावा शहरों में भी होता है। मतलब हमारे सारे बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़ा वर्किंग क्लास है, जो 15 से 25 हजार रुपया महीने का कमाता है। जैसे हमारे ड्राइवर्स हो गए, हमारे हाउस हेल्प हो गए, द ऑल ब्लू कॉलर्ड इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, द वंस हु हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ। They are also very big sections of our urban economy. तो माइक्रो लेंडिंग एंड माइक्रो फाइनेंस वहाँ भी बहुत पॉपुलर है। तो माइक्रो फाइनेंस हैज ऑलवेज टू लेग्स, अर्बन एज वेल एज रूरल। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली रूरल है। तो यहाँ पे जो डिमांड साइकिल की है ना, बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ डिमांड हमेशा स्ट्रांग रहती है। ये सेगमेंट से आप जब भी पूछो क्या आपको लोन चाहिए, सब बोलते हैं हाँ हमको लोन चाहिए। तो यहाँ डिमांड का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आप जितना दोगे उतना वो लोन लेने को तैयार है। क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन भी थोड़ा सा वीक है। बट यहाँ जो मैटर करती है जो चीज, वो है कि इज देयर एबिलिटी टू रीपे देयर और नॉट। तो ये जो एबिलिटी टू रीपे है ना, एबिलिटी टू रीपे कैसे आती है? इट कम्स फ्रॉम टू थिंग्स। वन इज के उनकी जॉब्स में उनकी सैलरीज बढ़ रही है क्या, दैट इज नंबर वन। एंड नंबर टू इज कि क्या उनके ऊपर ऑलरेडी कोई 2-3 लोन्स चल रही है। अगर आप पे ऑलरेडी 2 लोन चल रही है, तो आप उसका ही ईएमआई भर रहे हो, तो आपके पास तीसरी लोन लेके उसको भरने का क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि हाउ ओवर लेवरेज द कस्टमर इज। तो जैसे इसमें हम देखते हैं ना, तो हम कोरोना से बात करते हैं, हम 15 साल की बात नहीं करते। हमने तो 15 साल से ये सेक्टर को देखा है, बट लेट्स टॉक अबाउट कोरोना वाला पीरियड। जैसे कोरोना के पहले 2017 से 19 आप देखो, आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी ले लो, सब कंपनीज का लोन पोर्टफोलियो डबल हो गया। मतलब दे वर ग्रोइंग एट 40% कैगर। वो क्यों हुआ? क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में किसी ने पैसा नहीं दिया, सारा डिसरप्शन हो गया। और डीमोनेटाइजेशन के बाद सब लोग के पास लोन्स कम थी, तो काफी जाके लोगों ने लोन बांट दी। तो 2 साल में लोन बुक डबल हो गई। तो 2019 के बाद हम बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में आ गए थे। उसके बाद कोविड ने हिट किया, तो कोविड में बहुत लॉस हुआ ये सेक्टर का। फिर 2020-21 किसी ने पैसा ही नहीं दिया, नया लोन्स नहीं दिया, तो वापस एक लेटेंट डिमांड क्रिएट हो गई। फिर 2022 से शुरू किया, और 23-24 में जम के ये सेक्टर ने वापस लोन दिया। अभी उन्होंने इतना जम के लोन दिया
कि बोरोवर्स के गले तक लोन्स आ गए और उनकी इनकम्स इतनी जोर से नहीं बढ़ी। वो तो हम देख ही रहे हैं कि जहाँ ब्लू कॉलर में वेज इन्फ्लेशन इज ओनली 6%। अगर किसी की इनकम 6% से ग्रो कर रही है और अगर उसकी आउटस्टैंडिंग लोन 20% से ग्रो कर रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आने वाली है। तो वो 2024 से वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। कैसे शुरू हो गए प्रॉब्लम्स? बहुत ही कहीं छोटा सा फ्लड आ गया, कहीं छोटे से इलेक्शन आ गया और पॉलिटिशियन ने बोल दिया मैं लोन माफ करा दूंगा, तो सारे गांव ने बोल दिया नहीं हम लोन नहीं देंगे, हमारा तो ये पॉलिटिशियन माफ करवा देगा। तो जब भी आप ओवर लेवरेज हो जाते हो या आपके गले तक लोन आ जाती है, तो एक छोटे से छोटा इवेंट आपको गिरा सकता है। तो ये सेक्टर के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। सो समवेयर जून 2024 में ये खराब साइकिल शुरू हुआ है और आज हम सितंबर में बैठे तो 15 महीने हो गए हैं। ये 15 महीने में ये सेक्टर की साइज जो है वो 4.5 लाख करोड़, मतलब 4.5 लाख करोड़ से 3.5 लाख करोड़ आ गई है। मतलब द सेक्टर हैज डीग्रोन बाई 23%। तो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ ग्रोथ होनी चाहिए वहां ये सेक्टर हैज डीग्रोन बाई 23%। तो हमारा मानना है कि करेक्शन काफी हो गया है। एंड ये क्यों करेक्शन हुआ है? क्योंकि आधा लोगों ने रीपे कर दिया है पैसा और आधा प्लेयर्स ने राइट ऑफ कर दिया है। तो रफली ऐसा ही होता है ये सेक्टर में। तो हम जो सप्लाई साइकिल कहते हैं ना, तो माइक्रो फाइनेंस में हमेशा बहुत सारे प्लेयर्स है, करीब 30 माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स है, 8-10 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, इवन लार्ज बैंक्स आर एंटरिंग इनटू दिस स्पेस। लाइक जैसे बंधन बैंक तो पहले से था, बट जैसे आप देखोगे तो कोटक बैंक ने 2 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को अक्वायर किया है। आईडीएफसी बैंक बड़ा माइक्रो फाइनेंस करते रहता है। एचडीएफसी बैंक के पास भी अपना माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है। आरबीएल रत्नाकर बैंक के पास है। तो हाई यील्ड के चक्कर में बहुत सारे बैंक्स भी करते हैं और ये सेक्टर को गवर्नमेंट ने ब्लेसिंग दी है कि ये सेक्टर में आप जो भी पैसा दोगे हम इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मान लेंगे। तो ये ब्लेसिंग के कारण क्या है, लोग जरूरत से ज्यादा ये सेक्टर को पैसा दे देते हैं एंड विच इज वाई दिस साइकिल्स हैपन। सो अभी जैसे हम देखें कि डिमांड तो है ऑन ग्राउंड क्योंकि लोन मिल नहीं रही है। सप्लाई में आप देखोगे तो प्लेयर्स आर नॉट लेंडिंग क्योंकि एक है उनको डर लग रहा है कि भाई मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं, और दूसरा है कि बैंकों ने एनबीएफसी को लोन देने को ही स्टॉप कर रखा है कि भाई आप माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को थोड़ा हेल्दी होने दो, फिर हम आपको लोन देंगे जो आप एंड कस्टमर को दे सकते हो। तो एनबीएफसी को पैसा कौन देता है? एनबीएफसी को या तो बैंक पैसा देता है या तो बॉन्ड मार्केट पैसा देता है। तो अभी ये इन्वेस्टर्स ही केयरफुल हो गए, बैंक एंड इन्वेस्टर दोनों केयरफुल हो गए। वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी को बोल रहे कि भाई अभी हम आपको पैसा नया नहीं दे रहे, आपको नया ग्रोथ नहीं करना है। बट आई थिंक लास्ट 1 महीने में पहली बार हमने सुना है कि बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स वापस पैसा देना शुरू कर रहे हैं। तो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कुछ कुछ स्टेट में जहाँ चीजें हेल्दी हो गई है वहां ग्रोथ साइकिल शुरू हो सकती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 15 महीने की बहुत खराब साइकिल खत्म हो गई है। डिमांड तो है ऑन ग्राउंड, इट इज जस्ट के सप्लाई विल नाउ स्टार्ट। तो थोड़ी सी ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। एसेट क्वालिटी में हमने बात की है कि ये इंडस्ट्री ने मोर देन 40,000 करोड़ का राइट ऑफ स्लैश प्रोविजनिंग वगैरह ले लिया है इन द लास्ट 15 मंथ्स। ये क्वार्टर जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे थोड़ा सा और पेन आएगा, बट आई थिंक दैट शुड प्रोबेबली बी द लास्ट। एंड उसके बाद दिसंबर, मार्च, जून, एवरी क्वार्टर यू विल स्टार्ट सीइंग इम्प्रूवमेंट्स इन द एसेट क्वालिटी परफॉर्मेंस। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि पेन स्टार्टेड इन जून 24 एंड इट विल प्रोबेबली एंड बाय 25 सितंबर। कोई भविष्यवाणी नहीं है, जस्ट द डेटा। आप अगर वो कलेक्शन एफिशिएंसी देखो या एक्स बकेट कलेक्शंस जो बोलते हैं, आप कोई भी प्रेजेंटेशन में ये डेटा देखोगे तो आपको दिखेगा कि वर्सेस लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर चीजें इंप्रूव हो रही है। देन वो माइक्रो लैब वाला जो सेगमेंट है ना, जहाँ वो 6-8 लाख की लोन्स देते हैं या 5 से 8 लाख की लोन्स देते हैं, वहां तो पेन अभी अभी शुरू हुआ है मार्च 2025 में। 5 स्टार फाइनेंस में हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा पेन शुरू हुआ है। इसके पहले फेड फिना को थोड़ा पेन आया था। तो ये सेगमेंट क्या होता है ना, देखो माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो लैब थोड़ा सा रिलेटेड सेक्टर है क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस के बड़े कस्टमर हो जाते हैं उनको माइक्रो लैब दिया जाता है। तो माइक्रो फाइनेंस में पेन है तो धीरे धीरे वो माइक्रो लैब में जाता है। तो नाउ वी आर सेइंग कि माइक्रो फाइनेंस का पेन अगले 12 महीने में कम हो जाएगा, तो माइक्रो लैब में भी इवेंचुअली वो पेन कम हो जाएगा। तो साइकिल, आई थिंक वी आर एट द वर्स्ट ऑफ द साइकिल एंड वी आर गोइंग टू सी इम्प्रूवमेंट। आरबीआई का साइकिल, आरबीआई ऑलमोस्ट मार्च 2025 तक बहुत स्ट्रिक्ट था। अभी पहली बार आप देखो कि उन्होंने ईजिंग शुरू कर दिया है। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स क्या आप चार्ज कर रहे हो उस पर कमेंट करना बंद कर दिया है। उन्होंने बोला है कि आप क्वालिफाइंग एसेट 75% से 60% भी कर सकते हो।
तो ये दोनों मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं दीज आर साइंस टू द माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, भाई जाके थोड़ा सा ग्रोथ करो आप। सो द वर्डिक्ट इज के अगले 1.5 साल में अच्छी रिकवरी आएगी, तो हमें ये सेक्टर में फोकस करना है, प्लेयर्स जहां बैलेंस शीट अच्छे है और जो ये धंधा अच्छे से चलाना जानते हैं। नाउ हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट, वो हम नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में देखें। सो लेट्स कम टू दिस माइक्रो फाइनेंस, मतलब इसमें जो माइक्रो लेंडिंग प्लेयर्स बोलते हैं, बट उसमें जो माइक्रो फाइनेंस हैवी है, तो इसमें आप देखोगे ना, ये इतनी सारी एनबीएफसीज है, तो यहाँ हर किसी का मैंने बिजनेस मॉडल स्पेशलिटी लिखा है। जैसे क्रेडिट एक्सेस है, वो मोर और लेस प्योरली माइक्रो फाइनेंस करती है, मतलब सब अनसिक्योर्ड लोन्स करती है। स्पंदना, फ्यूजन, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, अरमान, ये सारे अनसिक्योर्ड करती है। तो ये जो पहले 5 नाम है ना, दीज आर प्योर प्ले माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। जो अगले 2 नाम है, मास फाइनेंशियल एंड नॉर्दर्न आर्क, ये 2 बड़े इंटरेस्टिंग नाम है, क्योंकि ये लोग क्या करते, दे लेंड टू माइक्रो फाइनेंस कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज एक्चुअली लेंड टू द बोरोवर, सो दे आर लाइक अ बी टू बी लेंडर टू लॉट ऑफ स्मॉल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज एंड एनबीएफसीज। तो उनमें अच्छा ये है कि उनको हिट इतना ज़्यादा नहीं आया है, क्योंकि जो वो जिनको देते हैं उनकी बैलेंस शीट से भी ये प्रोटेक्ट होते हैं। एंड जो लास्ट 2 प्लेयर्स है, एसबीएफसी एंड 5 स्टार, दे आर मोस्टली इनटू दिस माइक्रो लैब सेगमेंट, मतलब वो लोग छोटे छोटे घरों के अगेंस्ट लोन देते हैं। तो उसको हम माइक्रो लैब बोलते हैं। रिलेटिवली सेफर देन माइक्रो फाइनेंस, बट ऑब्वियसली वी नो कि जब माइक्रो फाइनेंस बहुत पेन में होगा तो वहां भी थोड़ा पेन आएगा। तो अभी हम ये 3 कैटेगरीज को देखते हैं। अभी लेट्स कम टू क्रेडिट एक्सेस। ये लार्जेस्ट प्लेयर है, अच्छा प्लेयर भी है, क्योंकि इसके प्रोसेसेस अच्छे हैं। नाउ व्हेन वी से प्रोसेसेस माइक्रो फाइनेंस में, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसेस के, आप देखो माइक्रो फाइनेंस में लोन देने के टाइम है ना, कोई प्लेयर बहुत ज्यादा चेकिंग नहीं करता है, क्योंकि वो 50,000 की लोन है। तो लोन देने के टाइम वो एक सेंटर बनाते हैं, वहाँ 20-25 लोगों को बुलाते हैं और सबको लोन दे देते हैं। वो लोग बेसिक खाली ब्यूरो चेक करते हैं और कुछ नहीं करते, उसकी कितनी इनकम है पूछ के असेसमेंट करते हैं। पूछ के तो कोई भी कुछ भी बोलेगा, राइट? यहाँ रियल असेसमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो लोन देना तो बहुत ईजी है, सब लोग दे देते हैं, बट आप क्या अच्छे से कलेक्ट करते हो? आपके लोन ऑफिसर्स जो है उनको सुबह 6 बजे उठ के गांव जाना पड़ता है, मीटिंग्स कंडक्ट करनी पड़ती है। मीटिंग में लोग आए ना आए, जो नहीं पैसा देता है उसको आप मोटिवेट करोगे, भाई पैसा दे, नहीं तो अगला लोन नहीं मिलेगा। वो बोलेगा कि तेरा पैसा मैं कब वापस लेने आऊँ, फॉलो अप्स करो। तो ये बहुत ही ऑपरेशनली इंटेंसिव बिजनेस है। जैसे हमने बोला था ना कि गोल्ड लोन भी बड़ा इंटेंसिव बिजनेस है, तो मुथूट फाइनेंस के पास 25,000 एम्प्लॉयज है और क्रेडिट एक्सेस के पास भी 25,000 एम्प्लॉयज है। और गोल्ड लोन में तो अच्छी बात है कि धंधा ब्रांच में होता है, सिक्योर्ड है। माइक्रो फाइनेंस में धंधा फील्ड में होता है और वहाँ कैश का धंधा है, काफी सारा डिसबर्समेंट एंड कलेक्शन कैश में होता है, तो एम्प्लॉयज आपके फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ना, बिजनेस मॉडल टाइट रखना मींस आपके एम्प्लॉयज एंड आपके प्रोसेसेस दोनों सही से फंक्शन कर रहे हैं, वो रोज अपनी सेंटर मीटिंग कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, डिसबर्समेंट कर रहे हैं। तो क्रेडिट एक्सेस वो प्लेयर काफी सॉलिड है, क्योंकि वो बरसों से यही धंधा कर रहा है। सो क्रेडिट एक्सेस इज अ गुड प्लेयर, बट ऑलरेडी इतना महंगा हो गया, 3 टाइम्स प्राइस टू बुक हो गया, और रिकवरी तो FY 27 में होनी है, FY 26 में तो कोई खास नंबर भी नहीं आना। तो आई वुड से अच्छा प्लेयर है, बट वेरी एक्सपेंसिव। दूसरा जो अच्छा प्लेयर है वो अरमान फाइनेंशियल है, जो 5th नंबर है यहाँ ये स्क्रीन पे। तो अरमान वाला भी वो प्रमोटर खुद बिजनेस चलाते हैं, तो वो प्रमोटर का 30% स्टेक है। बड़ा सॉलिड चलाते हैं बिजनेस, प्रोसेसेस अच्छे हैं। थोड़ा लॉस तो उनको भी आया है, बट वो उनका बिजनेस मॉडल कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। दे जो भी लॉस आए वो क्योंकि सेक्टर में प्रॉब्लम था, इसलिए लॉस आया, उनके कंपनी की गलती की वजह से कुछ नहीं हुआ है। सो दीज टू आर वेरी गुड प्लेयर्स। अरमान का वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा है, 1.7 टाइम्स, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है। तो दिस कैन बी अ रीजनेबल स्टॉक टू एनालाइज अगर आप रिकवरी ट्रेड देखना चाहते हो। ट्रेड एक्सेस आई थिंक बड़ा है, इंस्टीट्यूशंस के लिए छोड़ दे तो बेटर है। अभी मैं दूसरे 3 कंपनीज की बात कर रहा हूँ, स्पंदना, फ्यूजन एंड मुथूट माइक्रोफिन। ये थोड़ी सी बड़ी कंपनीज थी, 10-10 हजार करोड़ की लोन बुक थी। बट स्पंदना और फ्यूजन का है ना, बिजनेस मॉडल ब्रेक डाउन हो गया। जब ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि आपकी फील्ड में डिसिप्लिन टूट गई। अगर आपके एम्प्लॉयज कलेक्ट करने नहीं गए तो कस्टमर भी बोलेगा कि अरे आपने इसको नहीं कलेक्ट, आप इससे नहीं ले रहे हो तो मेरे से क्यों ले रहे हो, फिर पूरा कल्चर खराब हो जाता है। तो आप अगर
लॉस रेशियोज देखोगे ना, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है बट हमारी ग्रीनेज की वेबसाइट पे हमने आर्टिकल्स भी डाले हैं। तो क्रेडिट एक्सेस का लॉस टोटल 7 रुपीज हुआ, मतलब 100 रुपया लेंड किया तो 7 रुपीज का नुकसान हो गया। स्पंदन और फ्यूजन के 20-20 रुपए नुकसान हो गए, है ना, मतलब 3 times दैट ऑफ क्रेडिट एक्सेस स्पंदना एंड फ्यूजन का नुकसान हो गया। मुथूट माइक्रोफिन थोड़ा बेटर था स्पंदना फ्यूजन के कंपैरिजन में, उसका 11 रुपए का नुकसान हुआ है 100 में से। अरमान का 10 रुपए का नुकसान हुआ है 100 में से। तो ये तीन जो है ना, ये तीन की स्टॉक प्राइस वगैरह वैल्यूएशन आप देखोगे ना, सब वन टाइम बुक या बहुत ही सस्ते चल रहे हैं। तो अगर कोई सस्ती वाली इन्वेस्टिंग करता है कि अगर सेक्टर रिकवर हो रहा है तो व्हाई नॉट प्ले द वर्स्ट प्लेयर, व्हाई गो फॉर द बेस्ट प्लेयर, क्योंकि वर्स्ट प्लेयर सस्ता है। तो अगर कोई सस्ते में खेलना चाहता है तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस में क्या है ना, एक सॉलिड प्रमोटर बैकिंग है। वो ब्लू मुथूट वाले प्रमोटर्स बड़े अच्छे हैं, उनका नाम है, एक स्ट्रॉन्ग गोल्ड लोन बिजनेस है। तो वहां उनको बोरोइंग्स मिल जाएगी, जो बैंक से लोन लेनी पड़ती है आपको, रिसोर्सेज जो बोलते हैं, वो रॉ मटेरियल फॉर एनबीएफसी इज द बोरोइंग्स, तो वो इजीली मिल जाएंगे। स्पंदन और फ्यूजन दोनों बोल रहे हैं हम टर्न अराउंड करेंगे करेंगे। उन्होंने थोड़ा सा नया पैसा भी रेज किया है, बट यार देखो, जो वन टाइम बुक के नीचे पैसा रेज करता है इमरजेंसी में, तो शेयर होल्डर डाइल्यूशन भी कितना होता है ना, आपका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, ईपीएस बुक वैल्यू घट जाती है। तो फ्यूजन एंड स्पंदन आई थिंक वो तो ट्रेडर्स के लिए ठीक है, जो थोड़ा 20-30-40% का पंट लेना चाहे, बट बिजनेस मॉडल्स राइट नाउ डोंट गिव अस करेज। क्रेडिट एक्सेस एंड मुथूट अरमान आर रियली गुड। मुथूट माइक्रो फाइनेंस आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ ब्रॉड लेवल प्रमोटर बोरोइंग ये सारे सारे इश्यूज नहीं है। Then now we come to the two business models, Mass Financial and Northern Arc. Mass Financial again promoter run company है, decent company है, वैल्यूएशन भी डिसेंट है। तो हम मास की इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे, बट हम नॉर्दर्न आर्क एज अ कंपनी ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे लॉट ऑफ थिंग्स आर अलाइंड। जैसे पहले तो वैल्यूएशन आप देखो, वन टाइम प्राइस टू बुक पे है। दूसरा, नॉर्दर्न आर्क के 3 अलग-अलग बिज़नेसेस है, बट ब्रॉडली आपको मैं बताऊँ तो नॉर्दर्न आर्क इज़ वन एनबीएफसी व्हिच लेंड्स टू लॉट ऑफ अदर एनबीएफसीज़। जैसे इंडिया में जो टॉप 70 एनबीएफसीज़ है ना, उनको बैंकों से पैसा मिल जाता है ईज़िली। बट जो नेक्स्ट 300 एनबीएफसीज़ है, उनको पैसा बिल्कुल ईज़िली नहीं मिलता है। तो नॉर्दर्न आर्क जैसी कंपनी बैंकों से पैसा लेती है, इन्वेस्टरों से पैसा लेती है और छोटी-छोटी एनबीएफसीज़ को देती है। तो वो 9% पे बोरो करती है, 13-14% पे लेंड करती है। और ये काफ़ी लो रिस्क धंधा है। और नॉर्दर्न आर्क काफ़ी सॉलिड प्लेयर है ये स्पेस में। वो इतना सॉलिड प्लेयर है कि अगर मान लो कि नॉर्दर्न आर्क ने एक छोटी एनबीएफसी को पैसा दिया, नाउ लेट्स से छोटी एनबीएफसी, एक कंपनी का नाम लेता हूँ, अर्ली सैलरी। ये एक फिनटेक एनबीएफसी है जो पर्सनल लोन्स वगैरह देती है। तो नॉर्दर्न आर्क अर्ली सैलरी को बरसों से लोन दे रहा है, बट नॉर्दर्न आर्क का ड्यू डिलिजेंस इतना अच्छा माना जाता है कि अभी बहुत सारी बैंक्स भी अर्ली सैलरी को पैसा देने लगी है। बहुत सारी दूसरी बड़ी एनबीएफसी जैसे बजाज है, हीरो फिनकॉर्प है, ये श्रीराम है, ये लोग भी छोटी-छोटी एनबीएफसीज़ को लेंड करते हैं। तो वो नॉर्दर्न आर्क का इवैल्यूएशन एंड एक्सपर्टीज़ ये फील्ड में इतना अच्छा है कि दूसरे लोग उसके कहने पे जाते हैं। और वो नॉर्दर्न आर्क जो छोटे-छोटे एनबीएफसी को लोन देता है, वो उसको बॉन्ड्स बना के इन्वेस्टर्स को डाउन सेल भी करता है, तो वो वहाँ से फी इनकम भी कमा लेता है। अगर किसी को ये बिजनेस मॉडल और डिटेल में समझना है तो ग्रीनेज के वेबसाइट पे भी एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल है नॉर्दर्न आर्क पे। आई एम श्योर इश्मोइन ने भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कवर किया होगा। तो आप ये बिजनेस मॉडल को ज़रूर डीप डाइव करें। ये 1 साल हुआ है इसके आईपीओ को। ये बिजनेस मॉडल की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि उनका जो बी टू बी बिजनेस है वो काफ़ी सॉलिड है। बी टू सी मतलब जो डायरेक्ट माइक्रो फाइनेंस एंड स्मॉल लैब बिजनेस है, वहाँ थोड़ा सा पेन है। अगले क्वार्टर से जैसे बाकी सबकी रिकवरी होगी तो इसकी भी रिकवरी होगी। तो नंबर्स में आपको अच्छा देखने को, फ्रॉम डिसम्बर क्वार्टर थिंग्स कैन रियली इम्प्रूव। एंड ये कंपनी जो है ना, 3% ROA 15% ROE कर सकती है। तो ये वन टाइम बुक तो बहुत ही सस्ता है। ऐसी कंपनी जनरली 2 टाइम पे भी ट्रेड कर सकती है। तो यहाँ पे आपको री रेटिंग, कंपाउंडिंग, सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है। आप ग्रीन एज वाला आर्टिकल पढ़ सकते हो फॉर अ डीप डाइव इनटू दिस बिजनेस। बट अमंग्स दिस होल पैक वी फाइंड नॉर्दर्न आर्क द मोस्ट इंटरेस्टिंग। नाउ आई विल कम टू द अदर टू, एसबीएफसी एंड 5 स्टार। एसबीएफसी बहुत ही वेल रन कंपनी है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है, जो माइक्रो लैब की हम बात कर रहे हैं, इसलिए वो स्टॉक थोड़ा सबड्यूड है। बट जैसे 3.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ना, आपके लिए कोई बहुत ज्यादा रिटर्न बचा नहीं है। वो 15% ROE जो बनाएगा वही आपका रिटर्न बनेगा। तो
अच्छी कंपनी है बट अच्छा वैल्यूएशन है। तो जस्ट लाइक हमने बोला कि हम आवास, एप्टस, सारे होम फाइनेंस, अफोर्डेबल होम फाइनेंस कंपनीज हमारे रेडार में इतने स्ट्रांगली नहीं है, वैसे ये भी हमारे रेडार में नहीं है। ये 5 स्टार फाइनेंस एक ये भी माइक्रो लैब वाली कंपनी है। अभी बहुत प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रही है। आई थिंक दिसंबर तक प्रॉब्लम चलेगा इसका। बट 2.5 टाइम प्राइस टू बुक इज अ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन फॉर द बिजनेस मॉडल। तो अगले 3-6 महीने में इसको आप जरूर वॉच लिस्ट में रख सकते हो, और जब भी आपको लगे कि माइक्रो लैब की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो दिस कंपनी हैज ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। So I'll just summarize this. Microfinance, credit access and Arman really good business models. So जिसकी जैसी इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो यहाँ देख सकता है कि कोई स्मॉल कैप हाई रिटर्न हाई रिस्क सोचता है तो अरमान है, कोई स्टेक चाहिए तो क्रेडिट एक्सेस है। फ्यूजन स्पंदना थोड़ा सा वी वुड स्टिल वांट टू वॉच इट फॉर 6 more months बिफोर थिंकिंग अबाउट इट। वी आर डाउटफुल अबाउट द बिजनेस मॉडल। मुथूट माइक्रोफिन है, प्रमोटर अच्छा है इसलिए अप साइकिल में जरूर बेनिफिट करेगा। देन माइक्रो लेंडिंग में हमने बोला मास डिसेंट बिजनेस मॉडल बट वैल्यूएशन भी काफी डिसेंट है। नॉर्दर्न आर्ट में एक मिस प्राइसिंग स्लैश अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही है। SBFC अगेन वेल रन बट वेल वैल्यूड ऑल्सो। 5 स्टार अच्छी अपॉर्चुनिटी है बट थोड़ा 6 महीने का पेन है, तो वन हैज टू लुक बियॉन्ड 6 months फॉर दिस। देन देर आर अनदर 7 प्लेयर्स इन माइक्रो लेंडिंग जिनको हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये लोग भी ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो लैब ही ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये सब हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स है। तो अगर आप इनका एनालिसिस देखोगे तो यहाँ देखो तो यहाँ भी वैल्यूएशन सब के सब अच्छे हैं। और आप ये बेसिकली माइक्रो फाइनेंस कितना परसेंटेज ऑफ द लोन बुक है यहाँ पे मैंने एकदम इजी हो जाए इसलिए डाल दिया है। तो जैसे यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि उज्जीवन जो है उसका एक्सपोजर टू माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इज द मैक्सिमम। सो जब भी माइक्रो फाइनेंस में अप साइकिल आएगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? ऑफ कोर्स उज्जीवन को होगा। तो अगर कोई माइक्रो फाइनेंस रिकवरी थ्रू स्मॉल बैंक्स खेलना चाहता है तो वो उज्जीवन है। उज्जीवन आप देखोगे तो क्रेडिट कॉस्ट में भी सबसे कम उसका क्रेडिट कॉस्ट आया है डिस्पाइट हैविंग द हाईएस्ट एक्सपोजर टू MFI। मतलब इसका MFI सबसे ज्यादा है बट क्रेडिट कॉस्ट आप देखो बंधन से भी कम, जाना से भी कम, इक्विटास से भी कम। तो उज्जीवन इज क्लियरली द बेस्ट MFI। और ये आज नहीं, ये 10 साल की बात है कि उज्जीवन हैज बीन द बेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी। लाइक वो पहले SKS करके एक होता था, उज्जीवन होता था, ये दोनों सबसे अच्छे थे। फिर कोविड के बाद क्रेडिट एक्सेस अच्छा हो गया। पर उज्जीवन इज अ गुड प्ले इफ समबडी वांट्स टू प्ले माइक्रो फाइनेंस रिकवरी। फिर किसी को माइक्रो लैब खेलना है ना, माइक्रो लैब जो सिक्योर्ड लेंडिंग बोलते हैं। तो हमने पहले देखा कि 5 स्टार एंड SBFC आर 2 प्लेयर्स। सिमिलरली यहाँ पे जो जाना और इक्विटास है ना, दीज आर 2 वेरी गुड प्लेयर्स इन द स्मॉल लैब सेगमेंट। इन्होंने अच्छा काम किया है यहाँ पे, दोनों के वैल्यूएशंस भी ठीक है। जैसे ये क्वार्टर वर्स्ट पेन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी री रेटिंग कंपाउंडिंग सब मिल सकता है। तो ये स्पेस में आपको अगर माइक्रो फाइनेंस हैवी खेलना है तो उज्जीवन इज द बेस्ट बेट। तो आई समराइज इट दिस वे कि उज्जीवन इज द बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बिजनेस। उसका जो नॉन MFI है वो कोई खास नहीं है, तो इसलिए ये उज्जीवन हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम सोचते नहीं है क्योंकि द नॉन MFI बिजनेसेस आर रियली ऑर्डिनरी बिजनेसेस। वो लोग होम लोन करते हैं, व्हीकल लोन करते हैं, गोल्ड लोन करते हैं, बट किसी में पैसा नहीं कमाते। मेन उनका माइक्रो फाइनेंस ही है। पर हम इसको एज अ साइकिल का बेनिफिट डेफिनेटली यहाँ देखने मिलेगा। देन बंधन एंड सूर्योदय जो है, इनका माइक्रो फाइनेंस बिजनेस भी ऑर्डिनरी है, वो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। क्योंकि वो बंधन तो वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, वो ईस्ट वाले बेल्ट में है। तो हमें लगता है कि साइकिल का बेनिफिट भी यहाँ थोड़ा सा ही आएगा, कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं आएगा। तो उज्जीवन कैन बी अ बेटर प्ले देन बंधन एंड सूर्योदय। एंड जैसे ईसैफ एंड उत्कर्ष में तो जैसे हमने बोला ना, स्पंदन एंड फ्यूजन का बिजनेस मॉडल ब्रेकडाउन हो गया था, ऐसे ईसैफ एंड उत्कर्ष का भी बिजनेस मॉडल ब्रेकडाउन हो गया था। तो यार जब भी बिजनेस मॉडल की स्टेबिलिटी नहीं है तो हम किस चीज पे बेट करें ना एज इन्वेस्टर्स। ग्रीनेज में हम तो हमेशा बिजनेस मॉडल को हमारा भगवान मानते हैं कि बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है उसके बाद हम कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल पे ही इतना भरोसा नहीं है, तो आगे व्हाट डू वी बेस आवर थीसिस ऑन। एंड देन माइक्रो लैब हैवी में जैसे मैंने कहा कि जाना एंड इक्विटास ये लोग बहुत पहले से डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी सोच रहे हो, और 7-7 साल हो गए इनको। इक्विटास को 10 साल हो गए, जाना को 7 साल हो गए, वो लोग माइक्रो लैब में अच्छा कर रहे हैं। कोई इतना बड़ा स्ट्रेस भी नहीं दिख रहा है। तो दे कैन बी अ गुड टर्न अराउंड फॉर माइक्रो लैब बिजनेसेस। तो
ये दो मोस्ट इंटरेस्टिंग स्पेसेस हो गए। जैसे यू नो गोल्ड लोन वाज इंटरेस्टिंग, माइक्रो लेंडिंग इज इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ साइकिल्स आर आल्सो हेल्पिंग। नाउ वी कम टू द लास्ट स्पेस। ये स्पेस सबसे ग्लैमरस स्पेस है, बट मैंने इसको लास्ट में रखा है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ग्लैमर नहीं समझ में आ रहा है। द कंपनीज आर ग्रेट, द ग्रुप्स एंड द ब्रांड्स आर ग्रेट, बट फ्रॉम ए शेयर होल्डर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू इतना नहीं समझ में आ रहा है। तो वो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, दैट आई विल कम टू। तो इसको हम डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज कहते हैं। डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज मीन जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स करती है, कोई एक प्रोडक्ट नहीं। तो यहाँ हम हर एक कंपनी को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे। यहाँ हम साइकिल साइकिल एक ही है कि कंज्यूमर साइकिल में भी एक अपसाइड आएगा क्योंकि जीएसटी कट्स हुए हैं, सरकार कंज्यूमर सेक्टर को थोड़ा बढ़ावा दे रही है और प्लस 18 महीने का पेन पीरियड हो चुका है, तो कंज्यूमर लेंडिंग साइकिल भी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद बजाज फाइनेंस, हु इज द किंग, द बेस्ट एनबीएफसी, द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर। आप जो भी कितना भी बोलो कम है। तो बजाज फाइनेंस में जो उसका यूएसपी है वो कंज्यूमर फाइनेंस है। इट इज द किंग ऑफ यूएसपी, वेरी प्रॉफिटेबल पायोनियरिंग वर्क यहाँ किया है। बट अब देखो ये ऑलमोस्ट 6 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। नो डाउट बजाज फाइनेंस 24% ग्रोथ, 22% आरओई डेफिनेटली करता है, पर इसलिए वो 6 टाइम प्राइस टू बुक पे है। तो वी जस्ट फील के बजाज फाइनेंस में एक छोटा सा ट्रेडिंग बाउंस, जो हम बोलते हैं कि एक साइकिल अच्छा है तो लीडर को बड़े फंड्स खरीदते हैं तो थोड़े से रिटर्न्स हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ आप बड़ा करोगे। इट इज़ अ वेरी वेल डिस्कवर्ड स्टॉक, वेरी वेल प्राइस स्टॉक। एंड सी बजाज फाइनेंस वाज द किंग ऑफ ऑफलाइन शॉपिंग, जो हम बोलते हैं कि आप ऑफलाइन मतलब आप स्टोर में जाके जब भी टीवी, एसी, फ्रिज, ये वो सब खरीदते थे, उसमें वो किंग था। बट 2020 के बाद दुनिया बदल गई है कि ज्यादा शॉपिंग ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन वाली दुनिया में बजाज फाइनेंस बहुत पीछे रह गया। इसलिए आप देखोगे ना, बजाज फाइनेंस का डी रेटिंग हुआ है 9 टाइम्स। वो 10 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था, वहां से आज हम 6 टाइम प्राइस टू बुक पे आए हैं। और ग्रीनेज पे हम सोचते हैं कि इसका जो बिजनेस मॉडल जिस तरह से जा रहा है, ये इवेंचुअली 4.5-5 टाइम प्राइस टू बुक पे आके सेटल होगा अगले 2-3 साल में। तो जहां मल्टीपल डी रेटिंग होता है ना, वहां पे आपको पूरी तरह से कंपाउंडिंग भी नहीं मिलता है। तो हमारे हिसाब से बजाज फाइनेंस 15% कंपाउंडिंग वालों के लिए ठीक है। जो थोड़े हाई रिटर्न्स चेस करना चाहते हैं उनके लिए द चैलेंजेस आर देयर, दे इट नॉट वेरी इजी। Then we come to the second largest company which is आदित्य बिरला कैपिटल। ये जो बिरला ग्रुप की कंपनी है, इसकी स्पेशलिटी क्या है पता है? इसकी कोई स्पेशलिटी नहीं है। इसकी स्पेशलिटी है कि बिकॉज ऑफ द बिरला नेम दे कैन बोरो एट 7.5%। तो ये लोग 7.5% पे बोरो करते हैं और 12% पे लेंड करते हैं। ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, तो इसलिए एनपीए का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। इनकी जो रिटेल बुक है वो भी उनकी खुद की रिटेल नहीं है, वो लोग यहाँ वहाँ से बाय करते, पेटीएम से खरीद लेंगे बुक, पलटन से खरीद लेंगे, कोई अर्ली सैलरी से खरीद लेंगे। तो ये लोग बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी एनबीएफसी से लोन बुक खरीद लेते हैं और ऐसे अपनी लोन बुक बनाते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल भी कोई बुरा नहीं है, बट इसको हम एक तरीके से होलसेल बिजनेस मॉडल कहते हैं। इसको हम रिटेल बिजनेस मॉडल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रिटेल बिजनेस मॉडल में तो आपकी खुद की ब्रांचेस, खुद के एम्प्लॉय और आप कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे वो जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो काफी कम है। इसका जो एसएमई कॉर्पोरेट बिजनेस, ये तो सब बड़ा बिजनेस है जहाँ वो करोड़ों रुपए की लोन देता है, तो वो होलसेल ही कहा जा सकता है। तो आदित्य बिरला कैपिटल इज अ होलसेल एनबीएफसी इन माय व्यू। एंड होलसेल एनबीएफसी को 2.5 टाइम प्राइस टू बुक के बियॉन्ड खेलने में मजा नहीं है। ये रिटेल एनबीएफसी नहीं है कि आपको 3-4 गुना मल्टीपल भी मिल सकता है। तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। कूडोज टू द मैनेजमेंट, उन्होंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया ये साइकिल में। एंड बट आई थिंक स्टॉक प्राइस ने एडिक्वेटली रिवॉर्ड भी किया है शेयर होल्डर्स को। तो अभी ये एट बेस्ट कंपाउंडिंग स्टोरी है। यहाँ ज्यादा जूस हमें नहीं दिख रहा है। देन वी कम टू द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी विच इज पिरामल एंटरप्राइज। ये पिरामल ग्रुप की एनबीएफसी है। इसमें द स्टोरीज के जो पुराना पेन है वो खत्म होने आ रहा है, इंडीड वो खत्म होने आ रहा है। बट इसमें जो हमको एक शिकायत ये है कि इसकी जो नए बिजनेसेस जो है ना, वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं बन रही है। उन्होंने अच्छा काम किया है, 80,000 करोड़ की ऑलमोस्ट नई बुक बन गई है 6 साल में। तो और वो बुक जो है ना, वो 1.5% का आरओए बना रही है। अब 1.5% का आरओए बनाओगे तो आप 7-8% का आरओई बनाओगे, तो आपको वन टाइम बुक से ज्यादा मार्केट क्या ही देगा।
यहाँ ये पिरामल फाइनेंस का प्राइस रॉन्ग लिखा हुआ है, तो बट इट इज ट्रेडिंग एट 0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक। एंड आई थिंक यहाँ एक साल और रुकना चाहिए जस्ट टू सी, क्योंकि आरओई नहीं बनता है तो उसको मार्केट कभी रिवॉर्ड नहीं करता है। आप आईडीएफसी बैंक की लास्ट डेकेड की हिस्ट्री देख लो, कभी आरओई नहीं बना, तो 2012 से 2022 स्टॉक चला ही नहीं कभी। इंडो स्टार में भी वही कहानी है। पिरामल अनफॉर्चुनेटली आरओई अभी नहीं बना पा रहा है, 1-2 साल में इफ दे कैन इम्प्रूव देयर बिजनेस मॉडल तो शायद आरओई बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यूएशंस आर गुड, ग्रुप भी अच्छा है, एफर्ट भी अच्छा कर रहा है, बट शेयर होल्डर रिटर्न्स थोड़ा कम समझ में आ रहा है। देन वी कम टू एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड को भी आप एक तरीके से रिटेल कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी मान सकते हैं, और क्योंकि वो पर्सनल लोन्स देती है एक तरीके से। यहाँ ये स्टॉक बड़ा महंगा है, और आप देखोगे ना पिछले 3 साल हो गए, हर क्वार्टर मैनेजमेंट बोलता है वर्स्ट इज ओवर, अगले क्वार्टर से बेटर होगा। तो भी 12 क्वार्टर्स हो गए, जब 12 क्वार्टर में कभी वर्स्ट ओवर नहीं हुआ है तो कभी कभी लगता है कि क्या मैनेजमेंट को खुद को सही से पता है क्या हो रहा है, या तो मैनेजमेंट जो को पता है और हमें बता नहीं रहा है। वॉट एवर इट इज, एसबीआई कार्ड्स का एक बहुत ही सिंपल एनालिसिस हमने किया था कि कोई भी इंडिया में जैसे ना क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं मिलता है, इंडिया में खाली 3 करोड़ यूनिक क्रेडिट कार्ड्स है। तो कोई भी जो आदमी के पास पैसा है तो वो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, सिटी बैंक, ये सब के क्रेडिट कार्ड्स चाहता है, क्योंकि उसमें बहुत रिवॉर्ड्स, पॉइंट्स, ये वो सब मिलते हैं, और वो थोड़ा स्टेटस सिंबल भी है। एसबीआई कार्ड्स अपने कार्ड्स कहाँ बेचता है आपको पता है? पेट्रोल पंप में बेचता है, मॉल में जाके बेचता है। अभी आपने कभी देखा है कि एमएक्स अपने कार्ड आके बेच रहा है? आपको एमएक्स कार्ड चाहिए तो अप्लाई करना पड़ता है। तो एसबीआई अपनी स्ट्रैटेजी से इट इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिनको बड़ी बैंक्स या कोई भी अच्छी कंपनी कार्ड नहीं देती है, उनको एसबीआई जाके कार्ड दे देता है। अभी ऐसे लोग जब ये आके लोन लेंगे तो उनकी कैपेसिटी टू रीपे तो कम ही होने वाली है, राइट? एंड विच इज वाई वी सी के एसबीआई कार्ड में कभी एनपीए खत्म ही नहीं होते। तो वो उनकी सोर्सिंग स्ट्रेटेजी में ही प्रॉब्लम है, विच इज वाई डिस्पाइट ऑल द बिग अपॉर्चुनिटी एंड एवरीथिंग, एसबीआई का स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। और शायद जब तक वो ये बदलेगा नहीं तब तक आई डोंट थिंक कि आउटकम में कोई बदलाव आ सकता है। उनकी बेसिक एंट्री स्ट्रैटेजी या सोर्सिंग स्ट्रैटेजी ही गलत है according to us. So we'll avoid SBI cards. Then we come to Poonawalla. Poonawalla में भी स्पेशलिटी क्या है? पूनावाला का नाम, so which is why they get money at 7.5%. अब वहाँ HDFC बैंक से बड़ी टीम आई है, नया बिजनेस बनाने की कोशिश कर रही है, बट कोई भी रिटेल बिजनेस नया बनाना है ना 3 से 5 साल लगते हैं। तो पूनावाला ऑलरेडी 4 टाइम प्राइस टू बुक पे है। आपके नंबर आरओई आपको इतना कोई ग्रेट मिलने नहीं वाला है, तो आपके लिए कोई री रेटिंग यहाँ है नहीं। अगर उन्होंने सही से एग्जीक्यूट किया तो आपको कंपाउंडिंग 15-18% की मिलेगी, अगर नहीं किया तो उससे भी कम आपके रिटर्न बनेंगे। एंड पूनावाला इतना फास्ट ग्रोथ की बात कर रहा है ना, हमें कभी कभी लगता है कि आपने कभी भी पास्ट में रिटेल लेंडिंग नहीं किया है, सडनली आके आप इतना फास्ट ग्रोथ कर रहे हो, तो कई मिस्टेक्स भी हो सकती है। तो वी आर केयरफुल ऑन पूनावाला। देन वी कम टू जेएम फाइनेंशियल। ये एक्चुअली कोई बड़ी एनबीएफसी नहीं है, इसके पास सिर्फ एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, बट ये ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग, ये वेल्थ मैनेजमेंट, ये वाली कंपनी है। ये कंपनी मैंने यहाँ इसलिए डाला क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको कहाँ डालूँ, बट बिकॉज दिस इज सच अ इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड, मैंने बोला कि इसको मैं ये प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर लेता हूँ। यहाँ पे 5-6 साल का बहुत डीप पेन था। ये लोग रियल एस्टेट को लेंड करते थे, ये लोग एक एआरसी चलाते थे, तो जो कॉर्पोरेट एनपीए का साइकिल था उसमें ये लोग भी बुरे फंस गए थे। अभी ये लोग जस्ट लास्ट क्वार्टर वो लोग वहाँ उससे बाहर निकल गए कम्प्लीटली। तो ये कंपनी का अच्छा टाइम अभी शुरू हो रहा है। लाइक बीट कैपिटल मार्केट्स, तो आपको सबको समझ में आता ही है कि इंडिया एज अ कैपिटल मार्केट विल डू वेरी वेल। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में दे आर द बेस्ट, वेल्थ मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल फंड में दे आर ट्राइंग वेरी सिंसियरली फॉर द लास्ट 4 years। हाउसिंग फाइनेंस में उनका अच्छा बिजनेस है। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि ये वैल्यूएशन बड़ा सस्ता है, लोग इसको अभी प्राइस टू बुक पे वैल्यू कर रहे हैं। ये कंपनी में पोटेंशियल है कि लोग इसको प्राइस टू अर्निंग्स पे भी वैल्यू करेंगे। ये करीब करीब आप मान लो कि 14-15 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करती है। हमारी दूसरी सारी कंपनीज, मोतीलाल ओसवाल 25 टाइम पे ट्रेड करती है, आनंद राठी 60 टाइम्स पे ट्रेड करती है। तो यहाँ बड़ा लंबा पोटेंशियल है। So which is why I have included it here, कि it is a mix of NBFC and capital market businesses, all of which are turning around very well. So that is where we come to the end of the presentation.
बिफोर वी रियली एंड इट, एक खाली क्विक समरी दे देता हूँ हमने क्या क्या किया। तो पहला सब सेगमेंट था हाउसिंग फाइनेंस ट्रेडिशनल। यहाँ हम बोल रहे कि ग्रोथ भी इजी नहीं है, मार्जिन एक्सपेंशन थोड़ा बहुत ही होगा, एसेट क्वालिटी में स्टेटस को है क्योंकि जो खराब नहीं हुआ वो सुधरेगा कैसे। अगर किसी को अच्छा प्लेयर ढूंढना है तो कैनफिन इज द डिसेंट प्लेयर। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में वी आर सेइंग कि ग्रोथ में स्टेटस को है, मार्जिन शायद थोड़ा बहुत एक्सपैंड करेगी, एसेट क्वालिटी में रिस्क है। बट किसी को कुछ ढूंढना ही है तो इंडिया शेल्टर एंड आधार ठीक है। व्हीकल फाइनेंस ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन, मार्जिन आर स्टेडी, एसेट क्वालिटी थोड़ा सा डिक्लाइन होगा। तो हमने कहा है कि ये सेक्टर ये साल नहीं अगले साल आपको देखना है। बट इसमें अच्छे प्लेयर्स आर श्रीराम एंड एल फाइनेंस, जो वेरी गुड प्लेयर्स। Then we came to the most interesting part, which is gold loan finance. Growth is strong, margins will be steady, asset quality doesn't matter. Fedfina, Muthoot डिस्कस किया, टर्न अराउंड किसी को देखना है तो IFL है। देन वी डिस्कस्ड दिस डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ग्रोथ इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, मार्जिन में थोड़ा रिलीफ मिलेगा, एसेट क्वालिटी में भी रिलीफ मिलेगा, बट सब कुछ महंगा है। आदित्य बिरला महंगा है, फिर पूना वाला महंगा है, बजाज महंगा है। तो यहाँ पे जेएम वाज द ओनली गुड बेट इन दैट स्लाइड। एंड देन जो हमने बड़ा स्पेस डिस्कस किया था वो माइक्रो फाइनेंस स्लैश माइक्रो लैप वाला। तो यहाँ ग्रोथ विल रीस्टार्ट, मार्जिन विल रिबाउंड, एसेट क्वालिटी विल अगेन इम्प्रूव। तो जो सबसे बड़ा अर्निंग्स डेल्टा जो है वो यहाँ आ सकता है। तो यहाँ हमने अच्छे प्लेयर्स की ऑलरेडी बात कर ली है कि अरमान है, नॉर्दर्न आर्क है, उज्जीवन है, जाना है। तो बेसिकली ये स्लाइड टोटल हमने 45 कंपनीज डिस्कस किए, जिसमें से ये स्लाइड में करीब 12-13 कंपनीज है। तो आप एज इन्वेस्टर्स ये 12-13 कंपनीज पे फोकस करो तो आपके जो बिजनेस मॉडल पे राइट जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दैट वाज अ गुड 1.5 आवर मोनोलॉग फ्रॉम माय साइड। मुझे कुछ और भी कहना है, बट आई विल फर्स्ट हैंड इट ओवर टू मोहित। Right, sir. Yeah, so I think this was quite helpful and quite useful in terms of filtering down on companies and identifying कि क्या क्या आपको की variables दिखने different different segments में, and most of the audience gets an idea कि क्या mental model use करे sector में। तो I found it to be extremely useful for myself also. Thank you, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो और जो भी ये प्रेजेंटेशन या ये वीडियो जो देखेगा, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा लोगों को कि कोई भी बिजनेस को समझना है, बिजनेस साइकिल्स को समझना है, बिजनेस साइकिल के ड्राइवर, तो यहाँ जो हमने एक साइकिल का फ्रेमवर्क दिया है ना, वो आप परमानेंटली अपने पास रख सकते हो। तो आपको कभी किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये सेक्टर क्या लग रहा है। आप व्हीकल फाइनेंस एनालाइज करना चाहते हो तो आप फ्रेट देखो, ट्रक डेटा देखो, आप डीजल प्राइसेस देखो। तो हमने सारे वो पैरामीटर्स रख दिए। अब वो साइकिल अच्छी है बुरी है वो समझने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट जैसे हमारे हमारी संस्कृति में हमेशा कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी से पहले आपको सरस्वती जी की आराधना करनी पड़ती है। तो जैसे अब काफी सारे यंग लोग विश्वमित का चैनल देखते हैं, तो मैं उनसे बस इतना कहूंगा कि वी ऑल शुड कंसिडर आवर सेल्व्स सो लकी कि यहाँ पे एक छोटे से सेक्टर में 45 कंपनीज है और जिसमें से 10-12 इन्वेस्ट करने लायक भी कंपनीज है। अगर आप हमारे आजू बाजू के कंट्रीज में देखोगे, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनकी जो नंबर 10 वाली कंपनी है उनकी मार्केट कैप ही खाली 5,000 करोड़ की है। और आज हमने सारी कंपनीज डिस्कस की है, उसमें से मेजोरिटी है मार्केट कैप अपवर्ड्स ऑफ 5,000 करोड़। तो इंडिया एज अ कंट्री में हम इतने ब्लेस्ड है। इट्स जस्ट कि अभी वाला जो फेज है कि ट्रम्प टैरिफ लग रहे हैं और मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, तो लोग सब नेगेटिविटी में आ जाते हैं कि इंडिया में एआई नहीं है, इंडिया ट्रम्प के साथ नेगोशिएट बराबर नहीं कर रहा है, इंडिया में टैक्सेस बहुत हाई है, सारी नेगेटिविटी लोग आके डाल देते हैं। पर जब भी आप नेगेटिव होते हो तो आप जरा आजू बाजू देखिए, आपको पता चलेगा कि हम कितने लकी है। इसलिए जो कहते हैं ना कि सरस्वती लक्ष्मी तो पता है, बट जो दुर्गा माँ है दैट इज योर इमोशनल स्टेबिलिटी। आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है, अच्छे बिजनेस साइकिल्स को एनालाइज करना है, आपको तीनों तीन का बैलेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, और फिर ही आपके हाथ लक्ष्मी लगती है। एटलीस्ट हमने तो ये देखा है, हम आपको भी सबको यही अर्ज करेंगे। कोई भी फीडबैक है प्लीज फील फ्री टू राइट टू ग्रीन एज और इश्मोहित, या चैनल पे कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पेशेंट ऑडियंस। Thank you everyone, and as sir has wonderfully put it, always count your blessings, right? तो जो भी आपकी की learnings होंगी, do put them in the comment section below. And thank you so much once again, sir, for agreeing to do this. And hopefully this webinar will be used for the next 3 years as the cycle plays out. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। नो नो, आई होप अभी वो पुराना और ये नया मिला के पुराने में बेसिक्स थे और इसमें एडवांस था, तो आई थिंक
दैट दिस विल, जिसको भी खुद से स्टॉक पिकिंग करनी है, दिस शुड हेल्प अ लिटिल। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।